हम लोगों ने जब शुरुआत किया था इस चैप्टर को, तो हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया था कि नहीं? तो हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से किया था स्टार्ट, और हमने कहा था ये जो पार्ट है वो एल्जेब्रा का ही एक पार्ट है ना? क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एल्जेब्रा की ही सीरीज़ में। सही बात है ना? ठीक है। अच्छा, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ये जो क्या होता है, पहले तो इसको हिंदी में बताओ क्या होता है ये बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इस प्रकार से हमने तुम्हें बताया था। ये क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है, यानी कि इसमें होते हैं कंसिस्ट ऑल, ठीक है ना? ऑल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, अच्छा ये ऑपरेशंस कौन से थे? कौन से थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन ऑपरेशंस को ये कंसिस्ट करता है किसके साथ? वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ। सही बात है। यानी कि जहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में जुड़े हुए हों, उनकी कंपोजिशन हो किसके साथ? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करता है। वेरिएबल जैसे हम लोग चर राशियाँ बोलते हैं हिंदी में, और ये कांस्टेंट अचर राशियाँ। अच्छा, चर राशियाँ क्या होती हैं? क्या होती हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स हो। हाँ, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, बस बहुत बढ़िया, है ना? हाँ, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। और यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। हमने तुम्हें बताया था, हमने एग्जांपल दिया था, हमने कहा था चर राशियाँ, यानी कि चरते जो जानवर हैं, और वो एक जगह तो रहते नहीं, यानी कि हर जगह बदलते रहते हैं ना। हाँ, तो इसलिए ये कैसी होंगी, इसकी वैल्यू अलग अलग चेंज हो जाएंगी। लेकिन जबकि कांस्टेंट क्या है? इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे दो है, यानी कि दो फिक्स है, कल भी दो था, आज भी दो, और आगे भी दो रहेगा। अगर उसे तुम पानी में डाल दोगे, रात भर भिगोगे, और सवेरे निकालोगे, तो वो फूलेगा नहीं, ठीक है ना? वो दो का दो ही बना रहेगा। तो ये इस प्रकार की बातें थी। अब हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, यानी कि जहाँ पे हम लोगों ने कंसिस्ट किए सारे ऑपरेशंस को, और किसके साथ? वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपस में मिला के। वहाँ से हमने कई सारे टर्म्स पढ़े थे, है ना? टर्म्स भी इसी में एक पार्ट था। टर्म्स था, यानी कि जैसे हम लोग पद बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? पद बोल रहे थे। इसी में हम लोगों ने टर्म्स के बारे में भी पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल लिया था कोई, हमने कहा था कि एक एग्जाम्पल लो। जैसे हमने लिखा 3x³ माइनस 8xy प्लस 5x² माइनस का 3, इस प्रकार का लिया। और हमने तुमसे कहा था कि भाई जब भी ये आपस में जाएंगे, तो प्लस माइनस में इनकी जो पावर है, मतलब जो प्लस माइनस में बटे हुए पार्ट होते हैं, ये टर्म बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक माइनस है, तो एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, और एक टर्म ये रहा, यानी कि प्लस माइनस पे जो मतलब जो टर्म होंगे वो बटेंगे। अब इसमें गिन लो, इसमें प्लस माइनस कितने हैं? एक प्लस यहाँ पे, ये माइनस, एक प्लस, एक माइनस, यानी कि साइन देखो, प्लस माइनस के साइन देखो, गिनो, एक, दो, तीन, चार, तो देखो साइन चार है, साइन चार है। भाई इसके आगे प्लस ही तो होता है जब कुछ नहीं होता, तो साइन चार मतलब चार यूज हो रहे हैं, तो इसके टर्म भी कितने हो गए? चार। टर्म भी कितने हो गए? चार। तो यानी कि हम लोग यहाँ से ये समझे हैं कि जितने नंबर ऑफ साइन होंगे, नंबर ऑफ साइन होंगे, और वो भी साइन कौन से वाले? प्लस एंड माइनस, केवल प्लस और माइनस। जितने साइन होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या। और हमने तुमसे बताया था, हमने कहा था कि अगर हमारे पास कभी भी इस प्रकार का एक फॉर्मेशन लिखा है, जैसे मान लो ये लिखा, तो ये कितना टर्म है? ये एक ही टर्म है, क्योंकि ये सभी आपस में अभी मल्टीप्लाई में ही है। अगर हम इसको खोलें भी, अगर हम इसको लिखना चाहें, जान दो 3 और अगर x की पावर 5 है, तो हम किसे कितने बार लिख सकते हैं? 5 बार लिख सकते हो कि नहीं? 5 बार लिखो। अब तुम गिनोगे 1 2 3 4 5 6, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सभी अभी मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब भी टर्म्स जो है, मतलब जो भी नंबर से, वेरिएबल से, या कोई भी कांस्टेंट हो, अगर वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है, तब तक वहाँ पे टर्म जो है वो बढ़ते नहीं है। वो टर्म तभी बढ़ते हैं हमारे पास कब? जब यानी कि इस प्रकार से फॉर्मेशन जो है हमारे पास लिखा हुआ हो, और वो भी किस में? प्लस माइनस में, तभी वो पार्ट्स जो हैं वो बटेंगे। और हमने तुम्हें यहाँ से एक डायरेक्ट भी तरीका बताया कि जितने नंबर ऑफ साइन होंगे, यानी कि प्लस माइनस होंगे, उतने ही उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उतने ही उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? और यहाँ पे हमारे पास इसको लिखने का तरीका ऐसे है, ये इसकी क्या कहलाता है? बताओ, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? इसकी एक प्रोडक्ट फॉर्म है ना, इसकी प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि जो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया, हमने इसको एक्सपेंडेड है, लेकिन वो एक्सपेंडेड कैसे ही है? मल्टीप्लिकेशन की एक्सपेंडेड फॉर्म है ना? ठीक है, ये हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यानी कि इसको कौन सा वाला पार्ट बोल सकते हैं इसको? बताओ, इसको क्या बोल सकते हैं हम? ठीक ना, इसको हम फैक्टराइजेशन में भी बोल सकते हैं, फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। ये फैक्टराइजेशन इसका नाम जो है वो इसका अच्छा होगा, ठीक है ना? अब वो फैक्टराइजेशन, हम ये तो कह नहीं रहे कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तो प्राइम नंबर्स में होता है, इंटीग्रल फैक्टराइजेशन होता है तो वो इंटीजर में होता है। अभी यहाँ पे कैसा है? ये केवल फैक्टराइजेशन, यानी कि इसको हमने तोड़ दिया है बस, ठीक है ना? अच्छा, अब बात सुनो, यहाँ पे हमने तुम्हें और चीज़ें बताई थी। हमने कहा था कि जो अगर कभी भी कोई वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, और उसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है,
जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन लिखा होता है उसको हम कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉफिशिएंट, यानी कि गुणांक। क्या होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं, गुणांक। ठीक ना। जो यहाँ पे वेरिएबल है ये, ठीक है ना, ये वेरिएबल बोलता है, बोलते हैं, या इसको हम लोग बेस बोलते हैं, क्योंकि इस पर पावर काम करने लगी है। तो इसको हम लोग जो वेरिएबल है यानी कि उसी को हम बेस बोलने लगते हैं। और ये जो इसके ऊपर चढ़ा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे, यानी घात बोलेंगे। ठीक ना। ये क्या होगी? उसकी घात होगी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ये हम लोगों ने थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे रिकॉल किया, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे पार्ट करने वाले हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उठाया मैंने, देखो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसमें वेरिएबल को हम कैसे भी चाहे सेट कर सकते हैं, चाहे वेरिएबल हो चाहे कॉन्स्टेंट हो, कैसे भी हम सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम इसके आगे पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड पॉलिनोमियल लिया है, यहाँ पे कंडीशन लगेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बात सुनो, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमने उठाया था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? यहाँ पे ऑपरेशन होते लगते हैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट को आपस में कंपोजिशन करने के लिए। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है ना। अब देखो, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझना चाहें, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल भी है, वो भी एक प्रकार की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। पॉलिनोमियल जो होता है वो भी एक प्रकार की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। बट यहाँ पे क्या है, जो कंडीशन है वो सुनो, यानी कि यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल होंगे ना, जो भी वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर है ना, उनकी जो पावर है, यानी कि जो उनकी घातें होंगी, जो भी वेरिएबल्स हुआ यूज हुआ है उसमें, और जो भी उनकी घातें हैं, वो एक नॉन नेगेटिव नंबर्स होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव नंबर्स होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या हो गया? यानी कि हमारे पास ऋणात्तर संख्या, और नॉन नेगेटिव में भी नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखो, वो अच्छा लगेगा। इंटीजर क्योंकि फिक्स नंबर होगा यहाँ पे, फिक्स नंबर, तो ऋणात्तर पूर्णांक लिखेंगे, ऋणात्तर पूर्णांक। और इस ऋणात्तर पूर्णांक को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें, यानी कि हम लोग अपनी भाषा में थोड़ी सी, तो यानी कि अगर इसको और किसी नाम से देखा जाए तो इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। क्या होगा पॉजिटिव के लिए? तो वो पॉजिटिव इंटीजर अलग होते हैं, वो नॉन पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान दो, अगर नॉन नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव को छोड़ दो। लेकिन जीरो हमने पढ़ा था कि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो जीरो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शामिल होगा। अगर नॉन पॉजिटिव लिखा होता तब भी जीरो शामिल होता, और जीरो से लेके हम लोग वहाँ पे चलते, यानी कहाँ से? इधर साइड पीछे, यानी कि जीरो से इधर साइड जितना -1 -2 -3 और डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। और अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें हम, तो हमारे पास क्या होगा? माइनस मतलब जीरो, और फिर माइनस वो जीरो, और फिर +1 +2 +3 और डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। तो जो कि हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर, क्योंकि जीरो से तो पढ़ा था हमने, नेचुरल नंबर केवल एक से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी तो मैंने पढ़ाया था, उसमें भी देख सकते हो, है ना। अच्छा अब बात सुनो, तुम लोग ने क्या कहा तुमसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा पॉलिनोमियल, बट एक कंडीशन होगी कि उसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहे होंगे उनकी पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, अर्थात होल नंबर होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अब जैसे अगर हम तुमसे कहेंगे ये क्यों मैंने दिया ये नॉन नेगेटिव, जैसे हमने तुम्हारे सामने लिखा x प्लस 1/x, समझना, हमने तुम्हारे सामने लिखा x प्लस 1/x, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। क्यों? क्योंकि हमने देखो इन वेरिएबल को पकड़ा, इस वाली वेरिएबल को पकड़ा, और इसको तो हमने 1/, के नीचे यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे केवल वेरिएबल को लिख दिया, और इस पूरे को मिलाने के लिए हमने प्लस का यूज कर लिया। तो ये x प्लस 1/x एक प्रकार की क्या बन गई? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। अगर हम तुमसे कहें कि बताओ ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम पॉलिनोमियल के लिए ऐसे तो नहीं कह सकते भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये तो हमें मालूम है, हम पॉलिनोमियल को नहीं कह सकते कि ये ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इनकी डिग्री चेक करेंगे, इनकी डिग्री चेक करेंगे। यहाँ पे x की डिग्री देखना कितनी है? एक है, हाँ सही बात है। और यहाँ पे भी x की डिग्री कितनी है? 1 है। लेकिन यहाँ पे देखो x की डिग्री हम, मतलब ये जो ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि हमारे पास जो भी पार्ट है वो ऊपर एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे जनरल फॉर्म जब लिखवाएंगे पॉलिनोमियल की तब बताएंगे, यानी कि एक ही लाइन में होना चाहिए हमारे पास पॉलिनोमियल। तो ये तो एक लाइन में है नहीं, ये एक लाइन में है नहीं, क्यों? ये अपॉन में आ रहा है, तो हम इसको ऊपर ले लें। अगर मैं इसको चीज़ को और लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स की पावर -1। हमने उसमें पढ़ाया था सर्च एंड एनालिसिस में, क्या पढ़ाया था कि जब भी पावर ऐसी अपॉन में है तो जब हम ऊपर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ना x की पावर -p है, तो ये 1/x की पावर p हो जाता है। तो अगर नीचे 1 है भाई, कुछ नहीं होगा तो 1 ही तो होगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो गया। अब बताओ इसकी पावर कैसी हो गई? है नेगेटिव हो गई। और हमने क्या पढ़ा था कि पावर कैसी होनी चाहिए? केवल नॉन नेगेटिव, यानी कि होल नंबर में होनी चाहिए, और होल नंबर में -1 आता है? नहीं आता ना, तो ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा। अच्छा अब बात सुनो, हमने ऐसे ही तुम्हारे सामने दूसरा लिखा, हमने कहा तुमसे x प्लस एक्स अंडर रूड एक्स प्लस 2, है ना, ये ले लिया हमने एक तुम्हारे पास, और हमने तुमसे पूछा कि बताओ ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है?
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ सभी ने कहा, यानी कि हाँ है एक्सप्रेशन क्या है। लेकिन अब हम अगर तुमसे पूछें कि बताओ ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, तो हमने देखा कि ये एक लाइन में है, हाँ अब की बार तो एक लाइन में है। देखो पहले वाला एक लाइन में नहीं था, अब की बार एक लाइन में है, ठीक है। यहाँ पे पावर चेक करो कितनी है एक्स की, 2। यहाँ पे पावर चेक करो एक्स की कितनी है, हाँ वेरिएबल ही नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी होगी, 0, क्योंकि जिसकी पावर 0 उसका मान 1 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी 2 बन गया होगा, तो है ना, ये बात हो। तो जहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यानी कि ध्यान दो, यहाँ से एक बार और, यहाँ से एक सवाल निकल आया, कौन सा निकल आया, यहाँ से एक नोट निकल आया कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि हमारे पास कौन सा, यानी कि जो अचर पद है, अचर पद है, तो उसकी जो घात होती है, जो घात होती है यानी कि जो पावर होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। किसके लिए, उस वेरिएबल के लिए, उसकी तो होल पावर तो 1 होगी। देखो अगर हम इस 2 की पावर देखना चाहें तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तभी तो ये 2 हुआ। लेकिन अगर हम इसके अंदर की वेरिएबल की बात करें कि इसके अंदर वेरिएबल कितना है, तो उस वेरिएबल की पावर 0 है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब की बार ये लाइन में तो है, हमने यहाँ पे पावर चेक किया एक्स की पावर 2, यहाँ पे पावर चेक किया एक्स की पावर 0। देखो 0 इसमें आता है होल नंबर में, हाँ, यानी कि ये तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा, ये तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो इस वाले में जैसे हमने देखा एक्स स्क्वायर वाले पार्ट में, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे पावर 2 है और 2 भी उस होल नंबर में आ रहा है, यानी कि ये भी पावर दिक्कत नहीं कर रहा। इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा एक्स लिखा, और हमने तुम्हें बताया था ये जो अंडर स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, इसकी पावर कितनी होती है, 1/2, 1/2, ठीक है। अब बात सुनो, और हमें देखा है कि सेम बेस है, अगर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बात सुनो, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1 है, 1 में आधा जोड़ना, 1 + 1/2, तो बताया 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि एक्स की पावर 3/2। अब बताओ 3/2 इस होल नंबर में आएगा, होल नंबर में आएगा, नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया वहाँ पे तो एक फिक्स नंबर होता था, 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा एक फिक्स नंबर होगा, है ना। लेकिन जबकि ये कितना आ गया, 3/2, यानी कि 1 और आधा, 1 और आधा, 1 तो मिलेगा लेकिन आधा तो नहीं मिलेगा उसमें, तो यानी कि ये एक पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। ये एक पॉलिनोमियल होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, और ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। तो यानी कि हमेशा क्या है, हमें वहाँ पे चेक करना है कि वेरिएबल जो है उसकी पावर हमारे पास कैसी होनी चाहिए, एक होल नंबर बननी चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए, वो माइनस में आ जाए, वो रूट में आ जाए, यानी कि जो वेरिएबल है ना वो रूट में आ जाए या अपॉन में आ जाए, ऐसे पार्ट जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ, और कब, ये भी हम ऐसे देखेंगे कि जब हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अगर सॉल्व कभी कभी ऐसा भी होता है वो दे देगा तुम्हें और तुम्हें लगेगा कि शायद ये नहीं है ना, और तुम्हें लगा कि नहीं है, और तुम लेकिन जब वो उसे सॉल्व करोगे तो वो बन जाता है। कैसे, वो भी देख लो कैसे। अगर हम तुम्हें मान लो यहाँ पे हमने एक जगह लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिख लो। देखो बात सुनो, हमने तुम्हें सवाल दिया एक्स की पावर 3/2 प्लस 3√x अपॉन में √x, ये हमने तुम्हें सवाल दे दिया, ये हमने सवाल दे दिया। और तुमने कहा अरे सर जी यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर अपॉन में है, यहाँ पे वेरिएबल पे रूट लगा है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। और जैसे हमने कहा अल्लाह एक बार रुको, एक तसल्ली करो, है ना, यहाँ पे इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। एक्स की पावर 3/2 अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये होता है, और इसी चीज़ को हमने ऐसे लिखा था x√x, हाँ या ना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लिखोगे x√x प्लस 3√x और अपॉन में क्या है √x। अच्छा हम दोनों जगह से √x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ले लो। √x जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x + 3 और अपॉन में है ही √x, इससे ये गायब, और बचा कितना x + 3। अरे अब तो जो सही बनेगा, हाँ, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, और 1 और 0 दोनों इसमें होल नंबर में आते हैं, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल बन गया। तो हमेशा हम लोग चेक करेंगे कि उस पॉलिनोमियल की जो पावर है, यानी कि पॉलिनोमियल में हमें यही ध्यान रखना होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन हमारे पास ये बस इतना चेक करना है कि जो भी उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर कभी भी कैसी अपॉन में नहीं होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल कभी अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन में होगा तो उसकी पावर कैसी बन जाएगी, माइनस में। अगर हमारे पास अगर फ्रैक्शन वाला पार्ट हुआ तो फ्रैक्शन में बन जाएगी, तो ऐसा पार्ट नहीं बनना चाहिए, समझ रहे हो। यानी कि उसकी जो भी पावर हो सीधी सी एक होल नंबर होनी चाहिए, 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच की, और एक फिक्स नंबर इंटीजर वाला पार्ट, ठीक है ना। चलो इतना हमने लोगों ने खत्म किया यहाँ पे। अच्छा अभी हम तुमसे कह रहे थे कि इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो समझो इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। देखो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को हमेशा या तो हम लोग क्या करेंगे, या तो डिग्री के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे या डिक्रीजिंग के मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और हम लोग क्या करते हैं, जहाँ तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है, ठीक ना। तो हमने क्या किया, कोई भी इसके साथ कॉफिशिएंट होगा, देखो अभी हमने बताया था कॉफिशिएंट की बात, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, तो हमने उसको दिखा दिया ये an है और x की पावर n, ठीक ना, क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी ले ली हमने n पावर का, ठीक है ना, प्लस a n - 1
क्योंकि उससे थोड़ा कम, और x की पावर n-1। देखो एक एक पावर करके पावर घटाओगे ना, एक एक करके पावर घटाओगे और इसी प्रकार से ये घटता हुआ चला जाएगा और लास्ट में हमारे पास आएगा क्या, a2x²। देख रहे हो, देखो यहाँ पे जो जो नीचे होता है भाई उसकी पावर बनती है, तो a2x², फिर हमारे पास क्या आएगा ax, और फिर हमारे पास क्या आएगा बताओ, केवल a, और उसके भी नीचे क्या लिखा होगा, 0। देखो x की पावर 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी हमने बताया था कि x की पावर 0 यानी कि जिसकी पावर 0 उसका मान 1 हो जाता है, तो यानी कि इसको हमने यहाँ पे इसीलिए हमने उसको यूज नहीं किया x की पावर 0 को। तो देखो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर 3 4 डॉट 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 n-1 और फिर n तक, ऐसे हम लोग गए होंगे। तो ये होती है पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अब देख रहे हो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डाला है, और जबकि हम लोग इतनी चीज़ें जो वो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके पढ़ने समझने के लिए चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी समझेंगे, और इसके पार्ट क्या हो सकते हैं वो भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब बात सुनो, इसी मैंने तुम्हें बताया था कि पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए थे ना, हाँ या ना। ठीक है, हमने हमने लिखवाया था, एक तो बेसिस ऑन टर्म्स, और एक हमने बताया था बेसिस ऑन डिग्री पे, बेसिस ऑन टर्म्स और एक बेसिस ऑन डिग्री बताया था। और हमने कहा था टर्म्स में कौन कौन से थे, मोनोमियल एक पदी बहुपद, बाइनोमियल द्विपदी बहुपद, ट्राइनोमियल त्रिपदी बहुपद, यानी कि जिसमें एक पदी क्या है, जिसमें केवल एक पद हो। अभी हम लोग टर्म की बात कर चुके, केवल एक पद होगा, केवल बस, उसकी डिग्री कोई सी भी हो सकती है, लेकिन पावर मतलब उसमें टर्म कितना होगा, केवल एक। और अगर हम बाइनोमियल में जाएं तो उसमें 2 पद होंगे, डिग्री उनकी कोई सी भी हो सकती है, तीन पद होंगे तो ट्राइनोमियल। अब लेकिन हमारे पास उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो डिग्री के बेसिस पे हैं, जो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनका फर्क ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल में भी नहीं किया था। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये फ्रेम से कट तो नहीं रहा, ये फ्रेम से कट तो नहीं रहा, आ रहा है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे हम लोग हिंदी में बोलते पता क्या, रैखिक बहुपद, और इसको इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे क्या होता है ध्यान दो, अब हम लोग उसी भी चीज़ पे आ रहे हैं, ठीक ना। अब ये होते हैं डिग्री, बेसिस ऑन डिग्री पे उसके टाइप। तो रैखिक बहुपद क्या होगा, यानी कि जहाँ पे जो वेरिएबल होगा ना, जो वेरिएबल होगा उसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी, यानी कि सबसे बड़ी पावर। अब देखो अगर हम तुमसे यहाँ पे सबसे बड़ी पावर पूछे तो कितनी है, यहाँ पे इस वाले जनरल फॉर्म में n है ना, हाँ। तो यानी कि जो सबसे बड़ी पावर, यानी कि इसी को हम लोग मैक्सिमम पावर के नाम से जानते हैं, इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 1। और यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक में, अगर तुमसे पूछा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो कितनी होगी बताओ, 2। कितनी होगी, 2। तो ये होता है हमारे पास मैक्सिमम डिग्री वाला, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक ही जो होता है वही हमारे पास क्या दिखाता है, 2 को, क्वाड्रेटिक ही दिखाता है 2 को। अभी तुम लोग यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लोगे। अब इसी के बाद हमारे पास क्या आएगा पता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है, अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हें बताया है ना। तो एक्सप्रेशन कोई सी भी हो सकती है, वो पॉलिनोमियल भी हो सकती है, वो इक्वेशन भी हो सकती है, लेकिन फिर वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक पॉलिनोमियल और एक एक्सप्रेशन में, वो इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल पार्ट होगा उसमें क्या होगा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी डिग्री कैसी है, कैसी होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, बस इतनी कंडीशन है। और वहाँ पे क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही अंदर आएगा वो भी इक्वेशन, वो कोई सा भी हो सकता है, और उसमें वेरिएबल अपॉन में हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपॉन में इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उसके बराबर में हम लोग उसको किसी के बराबर मान लेते हैं, 0 के बराबर या किसी नंबर के बराबर या किसी इक्वेशन के बराबर। तो वो जो पार्ट होगा ना अपॉन वाला, वो उधर जाके सेपरेट हो जाएगा। लेकिन इसमें तुम कर सकते हो, बताओ अगर हम इसका एलसीएम लें, ध्यान देना, अगर इसी वाले को उठाएं हम x+1/x को, तो तुम जब तुम इसे सॉल्व करोगी तो नीचे एलसीएम में x आएगा, ये उधर पहुंचेगा तो x² बन जाएगा, और ये +1 हो गया। अब बताओ इधर साइड कुछ लिखा है जो तुम इसे हटा पाओ, नहीं हटा पाओगे ना। और अगर हम बराबर में अगर 0 लिख दें तो ये 0 में बन जाएगा, तो x² +1 की वैल्यू निकल आएगी। तो ये फर्क पड़ जाता है, तो वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा बन जाता है, यानी कि अपॉन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर एक होल नंबर ही होगा, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग इसी में पढ़ रहे हैं, और इसी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने 2 पार्ट्स में बढ़ाया, इसी को एक पार्ट और बोल देते हैं इनइक्वलिटीज़ पढ़ी हूँ, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन आता है, ऐसे करके लिखा होता है, जैसे 3x + 2y इज ग्रेटर देन 5, ऐसे इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, है ना। तो इसका तो इनको बोलते हैं इनइक्वलिटीज़। ये अभी पढ़ने के लिए मिलती है, 9th-10th के सिलेबस में नहीं मिलती है हमें ये पढ़ने को मिलती है 11th-12th में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इतना उस पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। 9th-10th की चीज़ों में इतना ही आता है, ठीक है ना। कहाँ तक, केवल पॉलिनोमियल और इक्वेशन, बस इतनी बात चीज़ें पता चलती है, ठीक है ना। तुमने क्या कहा, लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल जो होगा उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 1। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 2। तो यानी कि अगर हम इनकी जनरल फॉर्म को लिखना चाहें,
अगर हम इनके जनरल फॉर्म को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। तो हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, देखो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे एक्स की डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, एक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या होगा बताओ, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी होगी ये बताओ, जीरो। एक्स की पावर जीरो होगी, और जहाँ एक्स की पावर जीरो होती है उसे क्या बोलते हैं, जहाँ एक्स की पावर जीरो होती है वहाँ उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो बी होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, हाँ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, वन। तो अगर एक्स की मैक्सिमम डिग्री है तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी थी, दो। तो यानी कि अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो वो क्या कौन सी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी। अब यहाँ पे सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जीरो वन है, x की पावर जीरो जिसका मन वन हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये लीनियर वाला फॉर्म बनेगा, और ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म बनेगा, बनेगा कि नहीं। अच्छा, ऐसे अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्या होगी उसकी जनरल फॉर्म, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे डी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि जहाँ पे पावर जीरो एक्स की मिलेगी वहीं वो क्या हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम तुमसे बाई क्वाड्रेटिक की बात करें, चतुर्थघाती बहुपद की, तो ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई। अब यहाँ पे ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हाँ। और इतना हम देखें तो क्या होगा, कैसा होगा, लीनियर। और अगर हम इतनी बात करें तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक। अगर हम इतनी बात करें तो क्या होगा, कौन सा, क्यूबिक। और अगर पूरी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक दो और बाई का भी मतलब दो, तो दो और दो मिलकर क्या बन जाएगा, चार। तो यानी कि इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर चार, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्म होती है, यानी कि जनरल फॉर्म, यानी कि लिखने का तरीका। अब बात सुनो, अब बात सुनो, अगर मैं इस ए को जीरो कर दें, इस ए को जीरो कर दें तो फिर कितना रह जाएगा हमारे पास, केवल बी रह जाएगा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, तो हाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भाई हट जाएगा, और अगर ये हट गया तो हमारे पास कितना रह जाएगा, केवल कांस्टेंट। कांस्टेंट और कांस्टेंट तो हम पढ़ते नहीं, इसीलिए कभी तुम इस किताबों को देखना तो वहाँ पीछे लिख के देते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गया तो इसको लीनियर नहीं रखेगा। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखें फिर, सही बात है, ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखें, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो द्विघात वाला पार्ट हट जाएगा, और हट गया तो फिर क्या रह जाएगा, लीनियर ही रह जाएगा। अगर ऐसे ही हम लोग इसमें भी लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसके लिए भी लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या पीछे वाले जीरो हो सकते हैं, हाँ ये जीरो हो सकते हैं, ये जीरो हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास लीडिंग कॉफिशिएंट होता है, हाँ तुम्हारी एक वर्ड और आ गया हमारे पास, जो देखो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला जो सबसे आगे वाला होता है, इसको हम लोग लीडिंग कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पे ए एन है ना, ए एन, ये जो है वो एक लीडिंग कॉफिशिएंट है, यानी कि ये लीड कर रहा है उसको, यानी कि इसी का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर ये जीरो हो गया तो बड़ा वाला पार्ट गायब हो जाएगा नहीं। तो इसको हम लोग भाई लीडर होता है, लीडर होता है, लीडर क्या करता है, नेता, है ना। अभी अपने स्वतंत्रता 1857 क्रांति वगैरह हुई हैं, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, इनमें लोगों ने देखो लीडर बने थे, जैसे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे कुछ लीडर रहे हैं जिन्होंने पूरी पूरी कम्युनिटीज़ को मतलब हैंडल किया है। महात्मा गांधी ने भी लीडर का काम किया, लीडरशिप का, है ना। तो उन्होंने संभाला कि इस प्रकार की सिचुएशन में कैसे काम करना चाहिए, इस प्रकार की सिचुएशन। तो लीडर क्या होता है, यानी कि सभी को मतलब जोड़ने का कमांड करता है, यानी कि सबसे बड़ी कमांड होती है उसके ऊपर, है ना। तो वैसे ये लीडिंग कॉफिशिएंट है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया तो यहाँ से हमारे पास एक डिग्री कम कर देगा पूरा, यानी कि पॉलिनोमियल का अस्तित्व ही खराब कर देगा, हो जाएगा नहीं, बिल्कुल ठीक ना। तो ये चीज़ हमारे पास थी, ठीक है। तो अगर हम इसको समअप करना चाहें तो एक ही बार में, तो क्या हमारे पास होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन जो है वो कंसिस्ट होते हैं किसके साथ, ऑपरेशंस के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ। जो भी ऐसी फॉर्मेशन लिखी होगी वो सारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो पार्ट्स हमें देखने के मिलते हैं, बेसिकली तो तीन मिलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल दो ही हैं। कौन से, पॉलिनोमियल और इक्वेशन, और तीसरा वाला कौन सा बताया तुमने, इनइक्वलिटीज, असमीकाएं, है ना। वो तुम्हारे में नहीं 11th-12th में पढ़ने के लिए मिलता है, ये हमारे पास 9th-10th में है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वाले पार्ट को क्या करेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल में क्या है हमारे पास कि यहाँ पे भी एक प्रकार की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट जो भी वेरिएबल उसमें यूज हो रहा है उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमने कई सारे एग्जांपल दिए, और फिर हमने तुम्हें बताया कि कभी तुम्हें देखने में लग जाए कि ऐसा है तो उसे सॉल्व कर लो पहले, और बाई चांस उसको हट सकता है, वो कर सकता है, ठीक है ना। फिर हमने तुम्हें क्या बताया, इक्वेशन, इक्वेशन में क्या होता है, वो बराबर हो जाता है जीरो के, है ना। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, वो चीज़ जीरो में पहुंच जाती है, देखो हमने ये बताया था, जीरो में पहुंच जाएगी तो यहाँ से ये पार्ट बन जाता है, और अनइक्वलिटीज तो अलग बात हो जाती है, ठीक ना। अच्छा, फिर हमने तुम्हें बताया कि जिनके साथ यानी कि टर्म्स, यानी कि जो हमारे पास
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, तो वो एक तो होते हैं बेसिस ऑन टर्म्स पे, एक होते हैं बेसिस ऑन डिग्री पे। तो जो डिग्री पे होते हैं, है ना, वो तो हमारे पास ये रहे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम बोले हिंदी में तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घाती बहुपद। और उनके जनरल फॉर्म क्या है वो ये लिखी है। हमने तुम्हें बताया कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो जीरो हो गया तो अस्तित्व खराब कर देगा, यानी कि वो एक पावर को कम कर देगा, ठीक है ना। और इसके बाद में हमारे पास क्या है कि यानी कि जो हमारे पास हमने तुम्हें बताया थे बेसिस ऑन टर्म्स पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल, है ना, इस प्रकार के, यानी जिसमें एक पद हो मोनोमियल, दो पद हो बाइनोमियल, तीन पद हो ट्राइनोमियल, चार पद हो तो क्वाड्रोमियल, यानी कि इस प्रकार से मैंने बताया था ना। तो इस प्रकार की ये बातें थी, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो इसे पूरा, फिर हम लोग आगे की क्लास को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो अब बात सुनो, जैसे हमने कहा कि तुमसे कि इस प्रकार से जैसी बातें हमारे पास हुई, तो किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि सर अभी आपने बताया था कि जो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल उसमें जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल उसकी मतलब जो उसकी पावर जो है वो कैसी नहीं होनी चाहिए। अभी हमने बताया था ना कि जो उसकी वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, उसकी पावर जो है वो कोई और नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी किसी ने कहा कि कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट क्या उसकी पावर ऐसी हो सकती है अपॉन में या फ्रैक्शन में कांस्टेंट हो सकता है? हाँ ये चलेगा। अगर कोई अचर राशि है ना ये चलेगा। जैसे हमने तुमसे कहा कि 1/2 x प्लस 3y बराबर 5, और हम तुमसे पूछें कि बताओ ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये चल जाएगा, ये अपॉन में कांस्टेंट चल जाएगा, लेकिन ये अपॉन में वेरिएबल नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो ना। अच्छा, जैसे हमने तुमसे कहा कि 1/√2x प्लस 5y बराबर 5 की पावर -1। अब रूट आ रहा है, -1 पावर आ रही है ना, तो ये किस पे है, कांस्टेंट पे। किस पे है, कांस्टेंट पे। तो ये पॉलिनोमियल होगा, हाँ पॉलिनोमियल होगा। अगर अपॉन में नहीं होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास जो पार्ट है यानी कि वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हमने लिख दिया ऐसे करके 2x² प्लस 3x प्लस 5, अब ये पॉलिनोमियल होगा? अब नहीं होगा। ये 2 तो चल जाएगा लेकिन ये x² नहीं चलेगा, समझ रहे हो। तो यानी कि हमने क्या कहा कि यानी कि अगर जो भी वेरिएबल है ना, वेरिएबल उसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी किसकी कांस्टेंट की पावर है, कांस्टेंट की पावर कैसी भी हो वो चलेगा, रियल नंबर उसकी तो चल जाएगा, है ना, समझ रहे हो। ठीक है, अब बात सुनो, ये अपने हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही आ जाते हैं जो हमारे पास बात है, ठीक है। अभी हमने तुमसे तुम्हारे सामने कहा कि हमने तुमसे कहा कि इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो कितनी है, कितनी है, ax² प्लस bx प्लस सी। और हमने तुम्हें बताया कि यहाँ पे जो a है ना, a वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, b 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, c 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a 0 हो गया तो वो उस क्वाड्रेटिक को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर जो मैक्सिमम 2 यहीं पे दिखा रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, तो समझ रहे हो। अच्छा, अब बात सुनो, यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, यानी कि कई सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। अब हमारे पास देखो, अभी हमने तुम बताया कि जो भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, इनके सॉल्यूशन में भी अलग अलग बातें आती हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमने तुम्हें बताया कि हमारे पास अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो 3 प्रकार की हो सकती है। बताया था अभी हमने, कौन कौन सा बताया था कि वो पॉलिनोमियल हो सकता है, वो इक्वेशन हो सकता है, और एक और बताया था मैंने, कौन सा, इनइक्वलिटीज हो सकता है, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ला, पॉलिनोमियल को बहुपद, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन को समीकरण, और इस इनइक्वलिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, असमीकाएं, असमीकाएं, ठीक है, असमीकाएं, समझ रहे हो। अब बात सुनो, हमने तुम्हें 3 टाइप बता दिए, तुमने हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 टाइप्स जो है वो फॉर्मेशन बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इनके अंदर भी एक चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, जैसे अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखा है, पॉलिनोमियल लिखा, इसके हमने फैक्टराइजेशन किए, और फैक्टराइजेशन करने के बाद एक हमने वैल्यू निकाली, है ना, यानी कि जनरली हम कह सकते हैं उसका सॉल्यूशन, यानी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसका हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं, जो भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इस इक्वेशन का जो भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इन इनइक्वलिटीज़ का जो भी सॉल्यूशन निकालते हैं, हमने कहा इनकी सॉल्यूशन, क्योंकि इनइक्वलिटीज़ में कई सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, जबकि यहाँ पे और यहाँ पे जो होते हैं मतलब जो सॉल्यूशन वो फिक्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात सुनो, इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को एक नाम दिया गया है कि यानी कि अगर पॉलिनोमियल का कोई सॉल्यूशन होगा ना, उसको हम लोग नाम देंगे जीरोज। क्या नाम देंगे, जीरोज, जीरोज, यानी कि जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शून्यक, शून्यक। अगर कोई इक्वेशन ली हमारे पास थी और इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और वहाँ से उसके सॉल्यूशन से जो हमारे पास कोई वैल्यू आई, तो उनको हम लोग जानते हैं रूट्स के नाम से। क्या जानते हैं, रूट्स, यानी कि जिन्हें हम लोग मूल बोलते हैं हिंदी में। और हमारे पास कोई इनइक्वलिटीज़ है और जिसे हमने सॉल्व किया, तो हमने अभी कहा इनइक्वलिटीज़ में एक सवाल नहीं, मतलब एक नहीं आता आंसर, इसकी एक रेंज आती है ना, इसकी क्या आती है, एक रेंज आती है।
और इसे हम लोग जानते हैं परास के नाम से, रेंज मतलब इतनी क्षेत्र, मतलब इतना जैसे हमने कह दिया कि दो से बड़ा। अब दो से बड़ा क्या हो सकता है, 3 4 5 6, और बीच में भी नहीं पढ़ेंगे क्या, 2.1 2.2 2.3 2.4, यानी कि इस प्रकार के बहुत सारे नंबर्स होंगे इनफाइनाइट तक। तो 2 से बड़ा, तो देखो एक सीरीज बन गई, एक रेंज बन गई। तो यानी कि इसलिए हम लोग इनइक्वालिटीज में पढ़ते हैं सॉल्यूशन को क्या, रेंज। यहाँ पे इक्वेशन में पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, रूट्स। और यहाँ पे आई नंबर, और ये इसमें जो पॉलिनोमियल होता है उसके सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो इतना, समझ रहे हो। अब बात सुनो, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको हम सॉल्व करें तो भाई कितने जीरो जाएंगे हमारे पास, कितने जीरो जाएंगे, यानी कि उसके मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे हैं, दो। दो कितने आएंगे, दो। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा, कि हमें ऐसे पता चलेगा कि जो भी पॉलिनोमियल होगा वो जितनी डिग्री का होगा मैक्सिमम, जितनी मैक्सिमम डिग्री का होगा उसके उतने ही सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना कितना आएगा, एक। क्योंकि अभी सर ने बता दिया कि अब जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, एक। तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, एक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, दो। तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, दो। क्यूबिक क्यूबिक वाले पार्ट में इसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तीन। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तीन। यहाँ पे चार है बाई क्वाड्रेटिक, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, चार। अगर कोई 5 डिग्री का तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, पाँच। यानी कि जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और वो सॉल्यूशन हम पे डिपेंड करेगी कि उनको हम बोलेंगे क्या। अगर पॉलिनोमियल है वो तो जीरोस बोलेंगे, अगर इक्वेशन है तो उसको हम रूट्स बोलेंगे। ये अलग वाला पार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे एक रेंज डिसाइड होती है कि इतने से इतने तक। अभी तुम आगे, जब हमने तुम्हें बता ही दिया 11 12 की बातें, 11 12 में तुम आओगे तो हमें पढ़ने के लिए मिलता है एक बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड यानी कि वक्र वक्र वाला रेखाएं। तो यानी कि वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ को तोड़ते हैं कि कहाँ पे प्लस है, कितना माइनस है, और उसके बीच में कितनी कितनी रेंज होगी। वो अलग बात है, वो थोड़ी सी बड़ी क्वालिटीज़ है ना। इनको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब समझ लो हमने क्या कहा तुमसे, यहाँ पे एक हमने क्या बताया कि अगर, यानी कि उसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री के। यानी कि जिस उसकी जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अगर हम तुमसे पूछा बताओ, तो आप बता दो फिर दोबारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे, दो होंगे। अब वो दो होंगे कौन कौन से, ऐसे तो नहीं बता सकते क्योंकि अलग अलग हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों को हम लोग अपनी तरफ से हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक है ना। अगर हम तुमसे पूछे बताओ इस लीनियर पॉलिनोमियल का, इसका सॉल्यूशन बता दो हमें, इसका सॉल्यूशन बता दो। देखिए इसका भी नहीं बता सकते, है ना, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हाँ इसका हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, तो बात सुनो, इसका हम ऐसे बता सकते हैं कि ये होगा जो हमारे पास, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। ये कैसे बता दिया हमने, ये कहीं से और नहीं निकाला, इसकी जनरल फॉर्म से उठाया। देखो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी। बात सुनो, अगर ये उसका सॉल्यूशन है, ध्यान देना, उसका सॉल्यूशन है शून्य है, शून्य। इस शून्य का मतलब है कि उसमें वैल्यू रखेंगे तो वो जीरो कर देगा, उसको जीरो कर देगा। तो अब बात सुनो, अगर हम इसका शून्य निकालना चाहते हैं तो इसको जीरो बराबर रख दे। तो देखो ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का बी उधर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का बी। और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। तो देखो भाई ये, अच्छा तो अब सवाल उठा कि सर इसके भी ऐसी फैक्टराइजेशन हम वगैरह कुछ भी मतलब ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात आई हमारे पास। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, जो अल्फा और बीटा है तुम इसकी भी वैल्यू बता सकते हो, ठीक ना। और हमारे एक श्री धराचार्य जी थे, श्री धराचार्य जी थे, और उन्होंने हमें एक सॉल्यूशन मतलब दिया था इसको निकालने के लिए। और उन्होंने बताया था उस फॉर्मूले को, क्या कहा था कि वो जो फॉर्मूला है अल्लाह, वो है एक्स इजक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, ठीक ना। ये होता है, ये होता है। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने बताया कि क्या कहा कि अल्फा और बीटा दो उन्होंने पार्ट बना दिए। कि देखो अभी हमने ये जनरल में यही तो माना अल्फा और बीटा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स की वैल्यू को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, इस अल्फा के साथ तो ले लेते हैं प्लस का साइन, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और इस बीटा के साथ ले लेते हैं माइनस का साइन, माइनस का बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है ना। ये हमारे पास पार्ट लिख दिया हमने, ठीक है ना, ये बीटा बराबर। तो इस प्रकार के, तो यानी कि अब क्या है, हमने इसको भी निकाल लिया। यानी कि अगर कोई हमसे पूछेगा कि बताओ लीनियर पॉलिनोमियल का शून्य क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। और अगर हम तुझसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्य पूछेगा तो वो क्या है, अल्फा बराबर ये रहा और बीटा बराबर ये रहा। अच्छा ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे आया ये, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ी सी हमें चीज़ें नेक्स्ट समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा नेक्स्ट ज़्यादा लेवल सोचने के लिए। तो हम लोग उसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये श्रीधराचार्य जो है वो सूत्र प्रूव हुआ है, ठीक है ना। देखो अच्छा अब बात सुनो, हमने तुमसे कहा इसको सॉल्यूशन की क्यों जरूरत थी। अभी हम लोग इससे पहले फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं, और वो हमने फैक्टराइजेशन ऐसे पढ़े थे जिनके हम फैक्टराइजेशन कर सकते थे। जैसे हमने कहा कि तुमसे हमने लिखा 2x² प्लस 3x और प्लस 1,
हमने तुमसे कहा कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, तो तुम क्या कर रहे थे एकदम 1 2 जा 2 और 2 को ऐसे फैक्टर करो जिन्हें ऐड करने पे 3 आ जाए, तो 2 बन जा 2 और तुम लोग लिख लेते थे 2x² प्लस 3, मतलब इस 3 को तोड़ लिया, इस 3 को तुमने तोड़ लिया और किस में लिख दिया 2 प्लस 1 में, बाहर x आई प्लस 1, तो ये क्या हो जाता 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1। यहाँ से तुम क्या कर रहे थे, तुमने देखा कि 2x कॉमन आ रहा है, हो गया। अब यहाँ पे देखो, यानी कि जो ब्रैकेट सेम मिल जाते हैं तो वो एक ब्रैकेट में है ना, और यहाँ से क्या कर रहे थे उसको एक ब्रैकेट में। अब देखो, अब ये उसका हो गया पॉलिनोमियल का क्या क्या हो गया फैक्टराइजेशन, है ना, कैसा हो गया एक फैक्टराइजेशन, यानी कि ये फैक्टर्स में टूट गया फैक्टर्स में। अब बात सुनो, हम लोग क्या करते हैं इनके शून्य निकालते हैं, अभी हमने पढ़ा जीरोज निकालते हैं, पॉलिनोमियल में तो जीरोज होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एक एक करके जीरो के बराबर रखते हैं। देखो प्लस का 1 होता जाएगा, इसको लो जीरो के बराबर रखो, तो 2x बराबर पहले -1 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, तो यानी कि ये इसके शून्य का निकला है 2, एक x बराबर निकला है -1 और एक निकला है -1/2। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो क्या यही आएगी वैल्यू कि नहीं, तो हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते फिर हम लोग इसका प्रूव करते हैं, ठीक ना। देखो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखना कितना है a, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू है 2। समझ रहे हो, समझना थोड़ा सा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है b और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो नहीं हम लोग लिख सकते हैं कि b बराबर कितना है 3। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है c और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो नहीं हम लोग लिख सकते हैं कि c बराबर कितना आएगा 1। ठीक है, अब इसको उठा के रखो यहाँ पे रखते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे रखते हैं हम लोग x इज इक्वल टू -b, ध्यान देना माइनस का b और b की वैल्यू 3 है तो माइनस का 3 हो गया, प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो देखो 4 इंटू ac का मल्टीप्लाई तो 2 बन जा 2 और अपॉन में 2a 2 इंटू ए, तो 2 तो फॉर्मूले में और ये a की वैल्यू भी 2 है तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब बात सुनो, x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट में यानी कि स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, देखो 9 में से 8 जाएगा, कैसे हुआ देखो 9 और 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 यानी कि 9 में से 8 घटाओ, 9 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 1, है ना। अच्छा, हमें मालूम है सभी को कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यानी कि सीधा रूट हट जाएगा। अब हम लोग अल्फा और बीटा करके लेते हैं एक एक करके साइन अलग अलग, तो ले लो अल्फा के साथ तो ले लो प्लस का साइन माइनस का 3 प्लस 1/4 और बीटा के साथ ले लो माइनस का साइन, बताओ, तो देखो माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना हो गया -2, ठीक है, -2/4। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया -4, ठीक है, -4 और बटे में 4, ठीक है, काटियो ने काटो 2 बन जा 2 2 2 जा 4 यानी कितना हो गया -1/2, इसको काटना 4 बन जा 4 यानी कि माइनस का, देखो -1 -1/2 -1 -1/2, तो ये जो होता है ये सबके लिए काम करता है। अब हमने तुम्हें AC की जगह पे हमने चेंज कर दिया और हमने तुमसे कहा कि भैया इसका फैक्टर बताओ, इधर इसके फैक्टर बता दो, यानी कि इसके फैक्टर बताओ करके फैक्टराइजेशन में करके बताओ इसके फैक्टर, तो उन्होंने देखा 3 2 जा 6, अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें ऐड करने पे 4 आ जाए। अब तो पूरी तुमने मैथ लगा दी है ना, लेकिन ऐसे तुमने फैक्टर ढूंढ नहीं पाई क्योंकि रियल नंबर में ऐसे फैक्टर संभव ही नहीं है, क्योंकि 3 2 जा 6 और इसके अगर तुम मैथ से भी करोगे तो 3 2 जा 6 इसके अलावा कुछ बन सकता है, या तो 2 3 जा 6, बात तो एक ही है, तुम उनको जोड़ोगे तो 3 और 2 5 हो रहा है, 6 1 जा 6 करोगे तब भी तुम्हारे उस पर जोड़ने पे कितना बनना है 7, तो यानी कि ऐसा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है रियल नंबर में पॉसिबल जो यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर कर दे जिन्हें जोड़ने पे कितना आ जाए 4। तब श्रीधराचार्य जी उन्होंने सूत्र दिया था कि उन्होंने कहा कि भैया इसके भी तुम फैक्टर कर सकते हो, लेकिन रियल नहीं आएंगे, वो इमेजिनरी आ सकते हैं, है ना, वो इमेजिनरी आ सकते हैं, और वो कैसे आएंगे तब हमने कहा था कि यहाँ पे रख के देख लो वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार के अब उसको भी हम बाद में समझेंगे, है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं अलग जगह पे और तब तक इसका प्रूफ देखते हैं, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो इसको हमने लिख दिया अलग जगह 2x² प्लस 4x प्लस 3, हाँ इमेजिनरी आते हैं। अच्छा, इमेजिनरी नंबर हमने तुम्हें बताए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के लिए भी हमने कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जब पढ़ाया था तब देखा था उसमें हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर पढ़ा था और हमने वीडियोस भी शूट की थी और उसमें भी हमने तुम्हें बताया था कि बताओ, तो हमने तुम्हें बताया था रियल नंबर क्या थे जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिनका स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होते थे जिन्हें हम नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते थे, जबकि लेकिन उसका जो हम लोग बुक निकाल रहे थे ना क्या उनका स्क्वायर निकाल रहे थे तो वो नेगेटिव बन जा रहा था,
नेगेटिव बन जा रहा था, तो ये मुझे नंबर बताया था। तो यानी कि अब और बात सुनो, अगर स्क्वायर जो है वो नेगेटिव बन रहा है, ध्यान देना, स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में बन रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर भी नेगेटिव हो सकता है फिर, है ना। तो यानी कि अगर हम कभी भी इसको, अगर हम जब सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी ना अंडर रूट वाले पार्ट में, ये जो है वो माइनस में आ जाएगा, और जैसे ही माइनस में आ जाए तो समझ लेना ये इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, यानी कि जीरोज, है ना, जीरोज, क्योंकि हम लोग पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं तो जीरोज बोलेंगे। और क्योंकि ये बिल्कुल सेम, क्वाड्रेटिक को अच्छी तरह पढ़ लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को अच्छी तरह पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर है 10th में, है ना, और वो उसमें भी तुम्हारे पूरे काम में आएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा, ये जो बनाया गया था सीधे आचार वाला सूत्र, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, यानी कि वहाँ पे इक्वेशन जैसे फॉर्मेट को उन्होंने सॉल्व किया था, और फिर हम इसे यहाँ पे यूज भी कर सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बराबर हमने मान लिया जीरो, इक्वेशन बन गई, क्योंकि हम लोग इक्वेट कर दिया इसको। ठीक है, अब बात सुनो, यहाँ से हम लोग सही धराचार सूत्र जो है वो इस बनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो हमें पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ कितना होता है, प्लस बी स्क्वायर। सही बात है, तुमने सही बताया। क्यों बताया, कि हमेशा जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो इसी प्रकार से होता है ना। और हम लोग जब याद करते हैं तो हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अच्छा, यहाँ माइनस होगा और बाकी सब सेम रहता है, इतना हम पढ़ चुके ना। ठीक है, अब बात सुनो, ध्यान दो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो तरीका बताने वाले हैं पूर्ण वर्ग, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर बनाना है इसको, यानी कि जो हमारे पास ये पार्ट है ना, इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी हम लोग ने जब वो पढ़ रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े थे, और उसमें हम लोग वहाँ पे कर रहे थे काम कि बताओ इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, कितना माइनस किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, ऐसा पढ़ रहे थे। कितना मल्टीप्लाई किया जाए, कितना डिवाइड किया, ऐसे पढ़ चुके थे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे भी सीरीज में पढ़ा था कि इसके साथ कौन कौन से नंबर आए, वो पढ़ाया था। 4 नंबर अगर कॉन्सिक्यूटिव में एपी में है, तो उनका जो वो इससे परफेक्ट उसका बनाने के लिए उसके जो भी डिफरेंस होता है उसकी होल पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे पढ़ा था ना इस प्रकार से। हाँ, तो वही वाली बात थी। तो अब बात सुनो, तो हम लोग इसको भी एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड से चेंज करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड कब काम करता है वो बता दो। कंप्लीट स्क्वायर मेथड तब काम करता है जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक हो। अब यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे लेकिन होना कितना चाहिए था, एक होना चाहिए था। यहाँ पे कितना ए है, तो हम लोग क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ए से हमने डिवाइड कर दिया और इधर भी हमने ए से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब देखो, ये ए से ए कट जाएगा, क्योंकि हम लोग डिवाइड करना भी तो सीख चुके हैं, थोड़ा छोटा छोटा वाला, ठीक है ना। ए से ए कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारे पास बी अपॉन ए एक्स, और ये कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। और देखो हम लोगों ने पढ़ा था जीरो में किसी का भी डिवाइड दें क्या हो जाएगा, जीरो। सही बात है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब बात सुनो, अब दूसरा पहला स्टेप हमने क्या कहा, पहला स्टेप देखो, स्टेप क्या है कि यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, बना लिया था हमने स्टेप फर्स्ट में। फिर स्टेप सेकंड हमारे पास क्या होगा, स्टेप सेकंड क्या होगा, जो भी हमारे पास कॉफिशेंट ऑफ बी होगा, मतलब कॉफिशेंट ऑफ एक्स होगा, कॉफिशेंट ऑफ एक्स होगा, उसका हम क्या करेंगे, उसका हम हाफ करेंगे सबसे पहले, उसका हम करेंगे हाफ, ठीक है ना, ध्यान देना, उसका हम करेंगे हाफ, कर दिया। कॉफिशेंट ऑफ एक्स होगा, उसका हम करेंगे हाफ, और उसी का मान लो कॉफिशेंट ऑफ हाफ करके तुम्हारे पास मान लिया, मान लो कुछ भी आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, ठीक है ना, हमने मान लिया बाई आ गया। जैसे तुमने कॉफिशेंट ऑफ एक्स को हाफ किया, वो बाई आ गया, तो उसी के होल स्क्वायर को जोड़ देंगे और उसी के होल स्क्वायर को घटा देंगे, क्योंकि जिससे वो काट देंगे बात तो वही लिखी होगी। तो अब बात सुनो क्या, तो सबसे पहले हमने स्टेप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि बन होना चाहिए, तो बन बना लिया हमने। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो बन ही होता है। अब क्या बताया सर ने दूसरे स्टेप में, कि जो कॉफिशेंट ऑफ एक्स है, एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पे कितना, बी अपॉन ए, उसका हाफ करो, तो बी अपॉन ए का हाफ करना है। देखो हम तुम्हें हाफ करने की तरीका बताएं, हाफ करने की तरीका बताएं, अगर कोई नंबर हो ना, इंटीजर नंबर हो, और उसका हमें हाफ करना है, तो दो से डिवाइड, दो से डिवाइड। लेकिन जब हमारे पास कोई फ्रैक्शनल वाला पार्ट हो, यानी कि फ्रैक्शन जैसा पार्ट हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1/2 से कर दो मल्टीप्लाई। बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने में तुम्हें फायदा रहेगा। क्यों, क्योंकि जब तुम यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। और अगर कोई इंटीजर नंबर होगा, फिक्स नंबर, तो उसमें नीचे 2 से डिवाइड दे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, तो यानी कि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो बी अपॉन ए का हाफ क्या हो जाएगा, बी अपॉन टू ए, क्योंकि अपॉन में टू आता था। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग लिखेंगे ये बी अपॉन ए एक्स, फिर इसका हाफ कितना आया था, ये आया था, ये आया था। अच्छा, अब फिर सर ने क्या बताया था, उसी के होल स्क्वायर को जोड़ देंगे और उसी के होल स्क्वायर को घटा देंगे, और पीछे वाला प्लस का सी अपॉन ए था वो ये रहा, और बराबर में जीरो। अब बात सुनो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो कैसे, तुम्हें ये तो दिख ही रहा है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो 2ab हमें बनाना है। 2 ए की जगह पर क्या है एक्स, बी की जगह पर क्या है बी अपॉन 2a। देखो 2 से 2 कट गया, बी अपॉन ए एक्स ही तो लिखा है। हाँ 2ab है, ये 2ab है, ठीक है। तो यानी कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया। बताओ बन गया ना, ठीक है। और इन दोनों पार्ट को हम लोग उधर ले गए, इन दोनों पार्ट्स को हम उधर ले गए, ठीक है ना। तो देखो माइनस वाला जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और बी का स्क्वायर उधर जाएगा तो बी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और ये इधर साइड प्लस वाला सी उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस का सी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग अभी ऐसे ही चलने दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं, कुछ बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं इसको हम, ठीक है ना। अब देखो इसका एलसीएम लेना, 4 स्क्वायर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा क्योंकि बड़े वाला पार्ट आता है। अच्छा इसका डिवाइड दो इसमें, तो एक ही बार जाएगा, और उस एक का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा बी स्क्वायर, और इस ए से इसमें डिवाइड दो कितने बार जाएगा 4a बार, क्योंकि एक तो पावर कम हो जाएगी 4a बार जाएगा, और 4a का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4ac हो गया। अच्छा अब इसको हटाओगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमने देखा एक्स प्लस बी अपॉन 2a, और तुम्हें मालूम है कि रूट से पहले हम लोग प्लस माइनस का यूज करते हैं कि नहीं, और इस पर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, क्योंकि इसका हटेगा तो इसका रूट आ जाएगा। अच्छा बात सुनो, यहाँ पे आ जाओ, ध्यान देना, ये प्लस का बी अपॉन 2a उधर ले जाए, माइनस का बी अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो x बराबर माइनस का बी अपॉन 2a हो गया, माइनस का बी अपॉन 2a। और इस वाले पार्ट को पकड़ो थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को पकड़ो, देखो ऊपर वाला तो नहीं निकल पाएगा, निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा। और अपॉन में देखो 4 बाहर निकल आएगा, 2 में ए स्क्वायर बाहर निकल आएगा ए में, तो यहाँ बाहर क्या निकल आएगा। अच्छा फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम यहाँ पे है, तो यानी कि ऊपर वाले वैसे के वैसे जुड़ जाते हैं, पढ़ा था ना, ठीक है। तो यानी कि देखो एक्स बराबर, देखो यहाँ पे पूरे कैल्शियम में कितना आएगा 2a, ये रहा माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, और यही देखो यही तो लिखा है, लिखा है। तो हमें मतलब समझने के लिए हमने इतना किया है कि किस प्रकार से ये बनता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और ये जो है हमेशा 9th में भी यूज होगा, 10th में भी यूज होगा, 11 12th में भी यूज होगा, और 12th में जब हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें पता होना चाहिए। तो हमने तुम्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या बताया, तुम्हें हमने क्या बताया कि सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लो, सबसे पहली बात। फिर हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका करो पहले हाफ, कर लिया हाफ। फिर उस हाफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी को होल स्क्वायर को जोड़ देंगे और उसी को होल स्क्वायर को घटा देंगे। देखो हाफ करने के बाद मान लिया हमने बाई आया, तो उसी के बाई के स्क्वायर को जोड़ दिया, घटा दिया, इस प्रकार से हमारे पास आया है। स्टेप कौन से, ये वाले इनको सॉल्व किया है, वो तो हमने बना दिया अभी तुम्हारे लिए कि हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना, वो तो हमने तुम्हारे लिए। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है वहाँ पे हम लोग ऐसे चीज़ करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग बना सकते थे इसको, लेकिन हम फिर अंडर रूल लेते फिर उसको बनाते। इस चीज़ को बचने के लिए हम लोग फैकल्टी लोग ऐसे ही करते हैं फिर हम लोग, ठीक है ना, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स लोग वो ऐसा ही करते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इसका प्रूव है, और हमने अब बता ही दिया था, ये तो सीधा लिख सकते हो, है ना, अल्फा के साथ प्लस साइन ले लेंगे, बीटा के साथ माइनस साइन ले लेंगे, और इसको हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अच्छा क्या सर इस वाले पार्ट को हम लेके, इस वाले पार्ट को लेके बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट उसको ऐसे सॉल्व करते हुए यहाँ तक वैल्यू ला सकते हैं ऐसे ही, तो हाँ बिल्कुल ला सकते हो, तब भी आएगा। लेकिन अब तुम बताओ दोबारा हर बार तुम ऐसा करोगे तो ये पेज नहीं भरेगा, भरेगा ना। तो इसलिए हम लोग इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानने लगे अब, है ना। और फिर जानने लगे तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग केवल डायरेक्ट फार्मूला याद करते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आई बात समझ में। तो हम फिर इतना पूरा नहीं सॉल्व करते हैं, फिर हम केवल इतना इतना इसमें रख के और वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हमने छोड़ा था, उसको कंप्लीट कर लो, है ना। कैसे, देखो ध्यान दो, हम लोग जैसे रखेंगे इसको, रखो यहाँ पे, तो देखो बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस अंदर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4 दूनी 8 थी 24, 24 और अपन में कितना आएगा 2 2 जा 4 आएगा कि नहीं। अब बात सुनो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास x बराबर ही चलेगा क्योंकि ये पॉइनोमियल, हाँ ये भी सुन लो। तुम कहोगे कि सर x ही x रहेगा क्या यहाँ पे, तो वो x तभी रहेगा जब तुम्हारी एक्सप्रेशन भी x में है। अगर ये एक्सप्रेशन t में हो गया तो यहाँ t आ जाएगा, यहाँ u में है तो u आ जाएगा, p है तो p में आ जाएगा, q है तो q में आ जाएगा, बाई है तो बाई आ जाएगा। ये समझना, ध्यान रखना। अच्छा बात सुनो, इस 16 में से 24 के कितने बचे,
16 में से 24 गए कितने बचे? माइनस के 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुम्हारे पास -8 बचा है ना, तो तुम बताओ ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ही तो आ गया देखो, क्योंकि 16 में से 24 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा। और हमने अभी पढ़ा था कि स्क्वायर रूट में कभी भी संख्या अगर माइनस में है तो वो कैसा हो गया? इमेजिनरी। इमेजिनरी हो गया, तो यानी कि इसके जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे? इमेजिनरी रूट आते हैं, है ना। और उन इमेजिनरी रूट को हम लोग क्या करते हैं, उन इमेजिनरी रूट को हमें सॉल्व करने का ऐसे तरीका हम लोग नहीं देखते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे एक हमने बताया था तुम्हें, जब कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर डाला था उसमें भी देख लेना, वहाँ पर हम लोग इमेजिनरी नंबर के रूम में लिखाया था आयोटा। क्या लिखा था? आयोटा। तो ध्यान दो, अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने चाहेंगे, तो 16 में से 24 गया तो कितना बचा? 8 बचा। कितना बचा? 8। लेकिन काय का? माइनस का 8, है ना। और इस माइनस को हम लोग गायब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस को गायब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रूट को तो रखेंगे यहाँ पे और बाहर निकल आएगा क्या? आयोटा। और हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको अलग अलग बांट देंगे, अल्फा के साथ प्लस का साइन और माइनस बीटा के साथ माइनस का साइन। हो सके तो 4 कॉमन ले लेना, बाहर 2 में निकलेगा, यहाँ पूरे से 2 से काट के ये तो हो जाएगा। फिर वो ऐसे करके निकलाता है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने तुम्हें बता दिया, ठीक है ना। नॉलेज के लिए ये 11th-12th का पार्ट है, वहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कराया था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग आज लेके चले थे। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे पॉलिनोमियल, यानी कि पहले पीछे का हम रिकॉल कराया, फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, फिर हमारे पास इसके लिए और भी क्या बन सकता है पार्ट। तो कल हम इस पे बेस कोई क्वेश्चन करेंगे, है ना, इस पे बेस जो भी पार्ट होगा उसके क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब बाकी से कल देखेंगे फिर। तो कल हम लोगों ने जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक खत्म किया था, ठीक ना, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर किस प्रकार से हम लोग इनकी फॉर्म्स को लिखते हैं, यानी कि लीनियर फॉर्म है तो वो कैसी फॉर्म में चलेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, उसकी आगे जीरो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, इसको जीरो नहीं होना चाहिए। तो है ना, आज हम लोग, हमने तुमसे कल भी कहा था, हमने कहा था अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जितना अच्छा पढ़ लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उतना ही ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक ना। ठीक है, अच्छी बात हो। अब हम लोगों ने कल जो सबसे बेहतरीन क्लास में जो किया था वो हमने किया था जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, यानी कि सीधराचार्य सूत्र, उसको हमने प्रूव भी किया था और उसके साथ में एक दो एग्जांपल भी देखे थे उसके किस प्रकार से लागू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बात सुनो, हमने तुमसे कहा था कि पॉलिनोमियल, सबसे पहले बताओ पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ, कल बताया था मैंने, बोलो बोलो बोलो, नोट ही नहीं किया है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि उसकी जो डिग्री है ना, उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी जो डिग्री है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि एक होल नंबर, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि ना तो वो कभी वेरिएबल अपॉन में होना चाहिए, ना वेरिएबल पे रूट होना चाहिए, है ना, ना वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना डेसिमल्स में होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल प्योर होगी एकदम, है ना, कैसी, वो भी पॉजिटिव, है ना। और पॉजिटिव के साथ साथ एक जीरो और उसमें आ जाएगा सम्मिलित, है ना, यानी कि हम कहेंगे तो होल नंबर, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का होगा, यानी कि जिसमें हमारे पास क्या है, क्या है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन जिसकी डिग्री कैसी है, कैसी है, होल नंबर है, यानी कि जिसकी वेरिएबल के नंबर अगर कांस्टेंट हुआ तो, कांस्टेंट हुआ तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट पे कोई भी पावर हो सकती है चलेगा, लेकिन वेरिएबल पावर ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने तुमसे कहा था कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, अल्लाह इसकी जनरल फॉर्म वो हमने क्या बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहाँ ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बताया था ना। तो बिल्कुल सेम यही होगा हमारे पास, इधर भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, और यहाँ पे भी ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, हमने तुमसे कहा था कि इक्वेशन क्या करता है, किसी की इक्वलिटी दिखाता है, यानी कि बराबर को दिखाता है, यानी कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को, किसी पॉलिनोमियल को, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम बराबर कर दें, अगर हम बराबर कर दें किसके, किसके, किसी के इक्वेशन, मतलब किसी भी कांस्टेंट के पार्ट करिए या किसी वेरिएबल के पार्ट में या किसी, हमने कोई भी अल्फान्यूमेरिकल नंबर ले लो, कोई भी ले सकते हो, ठीक ना। अच्छा बात सुनो, तो यानी कि इसको अगर हम जीरो, तो यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको बराबर कर लिया किसी के जीरो के, ठीक है ना, जीरो के बराबर कर दिया, तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जबकि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन को हम लोग पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को क्या बोल रहे थे, जीरोज, जीरोज, तो इसके भी जीरोज कितने होंगे, दो, और इसके भी, इसके, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, अब इसमें भी जीरोज बोलोगे, जीरोज बोलोगे, हाँ रूट्स बोलोगे, तो रूट्स कितने होंगे इसके भी, दो, और हमने कल भी माना था, वो कौन से मान लिए हमने अपनी तरफ से, अल्फा और बीटा, तो इसके लिए भी कौन से रहेंगे, अल्फा और बीटा, समझ रहे हो ना, ठीक है। और इसके प्रकार से यानी कि हम लोगों ने इसी में जो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, है ना। हम्म, ठीक, अच्छा,
चलो ठीक है, अब बात सुनो। यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने इन दोनों को पार्ट्स को समझ लिया। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, उसकी फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसकी फॉर्म क्या होती है, इन दोनों में अंतर है। देखो बरसे लिखा है ना, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो हमने उस अंतर को भी समझ लिया कि क्या है कि यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं एक वेरिएबल ही टाइप का होगा, मतलब एक प्रकार का ऐसे पार्ट होगा, लेकिन ये एक इक्वेट होगा, जीरो के बराबर होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा था ना, कौन सा, सीधाचार्य सूत्र ना, जो इसमें भी यूज कर सकते हो। जनरली जो बना था वो किसके लिए बना था, इक्वेशन के ही लिए बना था, लेकिन हम लोग किस में यूज कर रहे थे, इसमें भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब बात सुनो, ध्यान दो। हमारे पास हमने तुमसे कहा कि इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो यही है इसकी जनरल फॉर्म, ठीक ना। अब बात सुनो, जैसे हमने तुमसे कहा कि कल बात हुई थी जीरोज़ की, ध्यान देना, जीरोज़ की, और अब आज हम लोग क्या करेंगे, रूट्स की, क्योंकि हम लोग आज इक्वेशन पे भी काम कर रहे हैं और पॉलिनोमियल पे भी बात कर रहे हैं। जीरोज़ को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, शून्य बोलते हैं, और रूट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि हमारे पास जीरोज़ होंगे और रूट्स भी होंगे, दोनों ही चीज़ें रहेंगी, दोनों ही चीज़ें रहेंगी। लेकिन जीरोज़ कब हम लोग बोलेंगे, ये सॉल्यूशन होता है किसका, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होता है। और ये जबकि रूट्स क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है और ऑफ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन का, ठीक ना। भाई क्यों, अब हमने ये तो फिक्स तो नहीं किया ना, हाँ तो सही बात है। अब बात सुनो, तुमने ध्यान दो, एक बात और है कि जीरोज जो है ना, जीरोज जो है वो इसके लिए भी काम कर सकता है और इसके लिए भी काम कर सकता है, यानी कि जीरोज दोनों जगह आ जाता है। लेकिन जो रूट्स है वो केवल यहाँ पे इक्वेशन के ही साथ आएगा। तो यहाँ पे कभी कई ऐसी एनसीईआरटी किताबों में भी मैंने देखा है जहाँ पे जो इक्वेशन के साथ भी जीरोज लिख देते हैं, इक्वेशन के साथ भी जीरोज लिख देते हैं, ठीक ना, ये ध्यान रखियो। हाँ, और इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे जो है वो चीज़ों को उतना समझाते नहीं, ठीक ना। अब बात सुनो, ठीक है, इनक्वलिटीज़ में नहीं, इनक्वलिटीज़ में रेंज होगी, क्योंकि वहाँ पे कई सारे पार्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पे रेंज ही होती है। अब बात सुनो, यहाँ पे ध्यान दो, हमने कहा कि इस प्रकार से ये वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो समझो, हमने कहा कि एक्स बराबर अल्फ़ा जो है, हमने कोई मान लिया, चलो अभी हमने क्या कर रहे थे, हम लोग मान लेते हैं कि पी एक्स कोई हमारे पास एक पोइनोमियल है, हमने पोइनोमियल लिखा हमने, और हमने मान लिया ये 3x² माइनस का 5x, 3x² माइनस का 5x, और हमने लिख दिया इधर साइड, ठीक है ना, ये दे दिया हमने। और इधर भी एक हमने लिया, देखो इसमें हमने सिंपली लिया है केवल, यहाँ पे हमने सिंपली लिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बराबर लिया है जीरो के, बराबर लिया है जीरो के, ठीक ना। अब बात सुनो, ध्यान देना, अगर हम इसके फैक्टर करना चाहें, इसके फैक्टर करना चाहें तो ध्यान दो, बताओ क्या होंगे, 2 3 जा 6, और ऐसे 6 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें ऐड करने पे 5 आ जाए, तो 2 और 3, क्योंकि 3 2 जा 6 हो रहा है, ठीक है। इसको हमने लिखा 3x² माइनस, इस 5 को हमने तोड़ लिया 3 + 2 में, और +2, और इधर देखो 3x² माइनस का 3x प्लस का 2x +2, देखो यानी कि पहले हम x को अंदर ले गए, फिर 3x², अब माइनस ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक x, यहाँ से 1, और यहाँ से 1 माइनस क्या 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, x - 1, तो एक ब्रैकेट में आ गया x - 1 और एक ब्रैकेट में आ गया 3x - 2। सेम काम उसके साथ भी करोगे, बिल्कुल सेम काम होने वाला है, बिल्कुल बराबर में जीरो रह जाएगा, केवल बस कर लो यहाँ पे। तो 3x² माइनस का 3x माइनस का 2x, है ना, और प्लस का 2 बराबर जीरो। यहाँ से 3x कॉमन लोगे तो बचेगा x - 1, माइनस का 2 कॉमन लोगे बचेगा x - 1, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 2 बराबर जीरो, है ना, ये बन गया, ऐसे बिल्कुल सेम बन गया यहाँ पे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें जीरोज निकालने हैं, है ना, और यहाँ पे यानी कि इन दोनों का ये दिखा रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है, समझना, यहाँ पे हम देखो यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो जीरो के बराबर है। अब बात सुनो, कोई दो संख्या है और वो मल्टीप्लाई में है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो, मतलब जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उनमें से कोई ना कोई एक जीरो होना चाहिए, कोई ना कोई एक जीरो होना चाहिए, क्योंकि या तो ये जीरो हो जाएगा तब भी ये कैसा बन जाएगा, जीरो कर देगा, अगर ये जीरो हो गया तब भी जीरो कर देगा, और दोनों ही जीरो हैं तब भी जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब बात सुनो, यानी कि हमने देखा वैन वैन x - 1 बराबर जीरो, जब x - 1 बराबर जीरो है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक, और वैन वैन 3x - 2 बराबर जीरो है, वैन 3x - 2 बराबर जीरो है, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो वहाँ पास क्या निकलेगा, सबसे पहले तो माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2, यानी कि 3x बराबर 2, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या क्या हो जाएगा, 2/3, सही बात है।
देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा 3x माइनस टू, यहाँ पे माइनस का 2 उधर ले जाओ पहले, प्लस का 2 हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर हो गया 2/3, 2/3। अब समझ रहे हो, 2/3 हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम जीरोज निकालते हैं, यानी कि हम लोग कैसी वैल्यू सोचें जो इनको जीरो कर दे। यहाँ पे इतना फर्क होता है, वहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट ही सेम जीरो दे रखा होता है, तो वहाँ से डायरेक्ट निकल के आती है वैल्यू, यानी कि x/1 ये। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग जीरो सोचते हैं, यानी कि जीरो ये कहाँ पे बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें इसको जीरो बनाना है, इसको हमें जीरो बनाना है, तो हमने क्या कर दिया, इसको हमें जीरो बनाना है तो हम लोग रखेंगे x-1 को जीरो रखेंगे, तो यानी कि एक x बराबर कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे 3x-2 को जीरो रखोगे तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, है ना, 2/3। लेकिन यहाँ पे हमने देखो वैन वैन नहीं लिखा, यहाँ पे वैन लिखा हमने नहीं लिखा ना, है ना। तो यही चीज़ होती है, यानी कि हम लोग अगर x-1 को अगर जीरो के बराबर माने, यानी कि हम यहाँ से हम जीरोज निकालना चाहें कि जीरोज कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा 1। तो जैसे ही 1 रखो कि यहाँ पे 1 में से 1 गया जीरो, और जीरो कर देगा, इसको कर देगा हम लोग, यानी कि जीरो बना, यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ पे उनका प्रोडक्ट ही जीरो के बराबर बन जाता है जाके, समझ रहे हो। तो इतना ये फर्क जो है हमें पॉलिनोमियल और इक्वेशन में देखने के लिए इनके सॉल्यूशन में मिलता है, सबसे पहली बात, ठीक है। अब बात सुनो, सबसे पहले हम लोग ने यही समझ लिया कि शून्यक में कैसे निकालते हैं हम लोग, और रूट्स को कैसे निकालते हैं। तो रूट्स तो डायरेक्ट ही निकल आते हैं, क्योंकि इनको बराबर जीरो रखते हैं, क्योंकि बराबर में जीरो होता ही है ना, और इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को सोचते हैं। अब बात सुनो, कल हमने तुम्हें वो बताया था लीनियर पॉलिनोमियल, कल बताया था लीनियर पॉलिनोम। अब लीनियर पॉलिनोम में मैंने तुम्हें बताया था कि उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होता है, ax+b बराबर जीरो। ये क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अब ये पॉलिनोमियल नहीं रही, ये इक्वेशन बन गया। और हमने कहा तुमसे कि ax+b है तो, है ना, तो क्या है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब बात सुनो, ये कहीं ना कहीं लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है या नहीं, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल ही है। देखो ax+b, तो यहाँ से हमने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें कभी भी यहाँ से शून्य निकालना हो तो वो डायरेक्ट होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a, समझना, माइनस का b/a। तो इसमें देखो माइनस का b क्या है, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन में 1 लिखोगे 1 ही हो गया। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, माइनस का b, तो यानी कि माइनस का b यानी कि प्लस का 2, क्योंकि माइनस तो पहले से ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये b a वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे, 2/3 हो गया। तो यानी कि ये हमारे पास यहाँ से लीनियर पॉलिनोमियल से हमें मालूम है कि माइनस का b/a इसका क्या होता है, शून्य होता है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। ये वाली बातें होती है हमारे पास। अब देखो इस प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्सेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लिया कि यानी कि किस प्रकार से हम लोग वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। अब ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहीं से इन चीज़ों, यानी कि जो ये फॉर्मेशन है ना, यहाँ से ये फॉर्मेशन, इसको भी हम लोग कंपेयरिंग करके यहाँ से 2-4 रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है ना। देखो अब कैसे, बात सुनो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जीरोज या रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ही है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब मैक्सिमम डिग्री अगर 2 है तो इसके शून्य भी या रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे, और उन 2 को हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। अब समझना, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब बात सुनो, ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अगर ये 1 इसका जीरो जी तो है, 1 जो है वो इसका जीरो जी है, और 1 को अगर हम इधर ले आए, ध्यान देना, 1 को हम इधर ले आए तो ये क्या बन जाएगा, x-1, और x-1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर, ठीक है। ऐसे ही 2/3 है ना, पहले 3 इधर पहुंचाओ, 3x, और प्लस का 2 इधर ले आओ तो माइनस का 2, यानी कि 3x-2 यही बन जाएगा। तो यानी कि देखो जो चीज़ उधर शून्य दे रखी है, जो उधर चीज़ शून्य दे रखी है, और उसे अगर हम इधर ले आए फिर वो उसका क्या बन जाती है, फैक्टर। यानी कि जैसे जैसे हमने कहा कि x बराबर a जो है वो जीरोज है किसी px का, ध्यान देना, x बराबर a जो है वो जीरोज है किसी px का, तो x-a, क्योंकि इसको हम इधर ले आए तो x-1 जो है, a जो है वो फैक्टर हो जाएगा, वो फैक्टर हो जाएगा किसका, इसी px का। समझना, ये बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात हो गई कि हमने कहा कि x बराबर a, यानी कि कोई भी वैल्यू हमने x बराबर निकाली तो वो उसका क्या हो गई, शून्यक है। अगर शून्यक है, देखो यहाँ पे, देखो हमने तुम्हें यहाँ पे दिखाया एग्जांपल से, शून्यक है, तो अगर वो शून्यक है तो उसको जब हम x की तरफ लेके आएंगे ना, x की तरफ, और जो हमें मिलेगा फिर, तो वो उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। और इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे अभी फॉर्मूले बनाने में यूज़ करेंगे। देखो कैसे देखो, हमने क्या कहा, हमने मान लिया कि इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसमें क्या होंगे, कितने शून्य होंगे, इसके 2 होंगे, उनको हमने अल्फा और बीटा मान लिया। तो या तो x बराबर अल्फा होगा या x बराबर बीटा, मतलब या नहीं, x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, क्योंकि 2 होंगे हमारे पास, है ना। देखो अभी हमने बताया तुम्हें कि किस प्रकार से हम लोगों ने, यानी कि क्या कहा था अभी, कि हमने कहा था कि अगर x बराबर a जीरोज है,
जीरोज है किसी पी एक्स का, पी एक्स का। तो यानी कि एक्स, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ये इधर आएगा एक्स माइनस ए, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का, समझना। ठीक है, तो अब हमने मान लिए कि एक्स बराबर अल्फ़ा एंड एक्स बराबर बीटा, एक्स बराबर अल्फ़ा एंड एक्स बराबर बीटा, इसके ज़ीरोज़ हैं, इसके जीरोज़ हैं, ठीक है, इसके रूट्स हैं, समझ रहे हो, क्योंकि हम लोग एक ही बार में सम अप कर रहे हैं इसे। देखो एक्स बराबर अल्फ़ा और एक्स बराबर बीटा, जब हम लोग पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे तो इनको शून्य बोलेंगे, और जब हम लोग मूल बनाए मतलब इसको इक्वेशन बनाएंगे तो हम इसको रूट्स बोलेंगे, हाँ या ना। ठीक है, अब बात सुनो, अगर एक्स बराबर अल्फ़ा हिल्ला, एक्स बराबर अल्फ़ा इसका शून्यक है, तो हम लोग कह सकते हैं वो एक्स बराबर अल्फ़ा इसका शून्यक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर होगा, इसका एक फैक्टर होगा, हाँ या ना। ठीक है, अगर एक्स बराबर बीटा इसका शून्यक है, तो एक्स माइनस बीटा इसका क्या बना होगा, एक्स माइनस बीटा क्या बना होगा, एक्स बराबर बीटा इसका क्या है, शून्यक है, तो यानी कि एक्स एक्स माइनस बीटा क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। और देखो है, अरे भाई रूट्स में क्यों, अभी हम लोग पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं ना, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं ना, तो अभी यही चलेगा ना, ठीक ना, है ना। तो देखो देखो ध्यान दो दोबारा, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं, केवल इसको बनाने में केवल थोड़ा सा चेंज आता है, बस थोड़ा सा। देखो कैसे हमने कहा, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो, हमने तुमसे क्या कहा, हमने तुमसे क्या कहा, हमने कहा कि एक्स बराबर अल्फ़ा और एक्स बराबर बीटा इसके क्या हैं, शून्य के, और एक्स बराबर अल्फ़ा और एक्स बराबर बीटा इसके क्या हैं, इक्वेशन के लिए रूट्स हैं, इक्वेशन के लिए क्या होंगे, रूट्स, हम लोग इक्वेशन के लिए रूट्स बोलते हैं। अब बात सुनो, तो अगर ये इसके अल्फ़ा जो है वो शून्य के या रूट्स है, तो एक्स माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। ऐसे बीटा इसका यह शून्य का मूल है, तो इसका एक्स माइनस बीटा क्या रहा होगा, फैक्टर रहा होगा। और इन दोनों को तुम बात सुनो, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया, पावर डिग्री 2 हो गई, तो यानी कि इसीलिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। और अगर इसको जैसे तुम मल्टीप्लाई में लिखोगे तो तुम्हें यही मिलना चाहिए, फिर यही मिलना चाहिए तुम्हें, यानी कि देखो क्या तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ या ना। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आएगा हमारे पास, इन चीज़ों को सुनो, देखो कैसे, देखो इसको तुमने ऐसे ही रखा, अंदर इसका मल्टीप्लाई करना, जब तुम एक्स का एक्स में, देखो तुम्हें दो ब्रैकेट ऐसे सिखाए हैं ना हमने, एक ब्रैकेट ओपन करते हैं दूसरा उसके साथ चलाते हैं, तो देखो एक्स के साथ एक्स माइनस बीटा, और फिर माइनस अल्फ़ा के साथ भी एक्स माइनस बीटा। अच्छा अंदर मल्टीप्लाई करना इसका, एक्स स्क्वायर बीटा एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा एक्स, और माइनस माइनस प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान दो, इसको हम आगे पीछे ले सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, हाँ या ना। ठीक है, अब ध्यान दो एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, तो हमने क्या किया, माइनस तो इधर से ले लिया कॉमन, देखो समझ रहे हो, देखो इधर से तो लिया माइनस दोनों में से, और वो जो एक्स आ रही थी ना कॉमन, उसको हमने पीछे लिख दिया, यहाँ आगे लिख सकते हो पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब ध्यान दो, ये हमारे पास बन के एक तैयार हुआ इधर साइड से, ध्यान देना इधर साइड से ये तैयार हुआ, और इधर साइड हमारे पास क्या चल रहा था, यहाँ पे हमने को क्या चल रहा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब समझना बहुत अच्छी बात, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए, हाँ या ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, सी है। अब ध्यान देना कि कभी भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल बनाते हैं हम लोग, कभी भी पॉलिनोमियल बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में अगर देखो उसके फैक्टर हैं फैक्टर, और उसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो उस फैक्टरों पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, ये हमेशा जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा एक ही फॉर्मेट रहे, तो यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक के मानते हैं, एक के मानते हैं, जिससे क्या होता है इसको बैलेंस करता है। तो कभी कभी हमारे पास 3x उसका माइनस 4x प्लस 2 हो सकता है, या उसी में लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, तब भी तो शून्य बही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसलिए उसी अचर पद को, ये जो के है ना, के यहाँ पे ये के है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, एक कांस्टेंट है, एक अचर पद है, एक अचर पद है, ठीक ना। ये के जो है वो एक कांस्टेंट है, अचर पद है, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्क क्यों कर रहा है, देखो ध्यान दो, फिर देखो ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ये आया, ध्यान देना 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, और अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे उसमें, तो ये क्या बन जाएगा
6x² माइनस का 4x माइनस का 2। तब भी इसके जो जीरोज आएंगे और इसके जो जीरोज आएंगे या इसके जो रूट्स आएंगे इसके जो रूट्स आएंगे वो सेम ही आएंगे, सेम ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक स्केलर मल्टीप्लाई किया है, इसमें एक स्केलर मल्टीप्लाई किया है, तो वो कोई फर्क नहीं डालेगा। और उसी स्केलर को हम लोग यहाँ से के से दिखा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो के भी हो सकता है। अब बात सुनो, अगर यहाँ पे के रहा तो इस पूरे में के से मल्टीप्लाई होगा फिर, हाँ या ना? देखो इसमें पूरे में के से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि के बाहर चल रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो इस वाले में पार्ट में भी आएगा, हाँ या ना? अच्छा इस वाले पार्ट में भी आएगा फिर, हाँ या ना? ठीक है। और अब हमने क्या किया, अब इस के को हमने दे दिया अंदर, ध्यान देना, अब हमने इस के को दे दिया हमने अंदर, इस के को भी अंदर दे दिया, और यहाँ पे भी देखो माइनस का के, और यहाँ पे भी कर दिया हमने प्लस का के। कोई दिक्कत? क्योंकि जी अंदर चला गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना था, a था, है ना, a था, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना था, k था। तो हम लोग कह सकते हैं कि k बराबर जो है वो a है। कल हम लोगों ने ऐसी कंपेयरिंग कराई थी उसमें, है ना, ठीक है। अब बात सुनो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का k इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि b बराबर कितना है, ऐसे लिख लो, a बराबर k और b बराबर क्या निकला, माइनस का k इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा c, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म c है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, k इंटू अल्फा बीटा। सही बात है, सही बात है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बात सुनो, जैसे हमारे पास ये बना तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू a के बराबर है, a के बराबर है, और यहाँ से इसे उठाओ, ने किधर उठाना, और यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहें, तो देखो पहले तो माइनस इधर दे दो, माइनस का b, और k जो है अपॉन में आएगा, और इस k की वैल्यू कितनी है, a, तो यानी कि देखो अपॉन a। ये एक फार्मूला बन के तैयार हुआ, और इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में अगर कभी भी आ जाए सम ऑफ जीरोज, तो उसका फार्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए। अच्छा ऐसी प्रोडक्ट भी हमसे पूछता है, प्रोडक्ट भी पूछता है, तो बात सुनो, यहाँ से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। देखो इस वाली जगह से अल्फा इंटू बीटा, तो देखो क्या होगा, सी अपॉन के, सी अपॉन के, और के की वैल्यू कितनी है, ए, तो यानी कि ये हो गया। देखो ये दो फार्मूले हमारे पास बन के तैयार होते हैं कि क्या हो, कौन कौन से, एक हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आता है कितना, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आता है कितना, सी अपॉन ए। अब बात सुनो, अगर इसी चीज़ को हम लोग इस इक्वेशन के लिए बात करेंगे, इस इक्वेशन के लिए बात करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन के लिए, तो ध्यान दो क्या होगा हमारे पास, ये के जो है वो किस में चला जाएगा, इधर देखो जीरो के बराबर मानेंगे इसको, फिर देखो इसको फिर हम जीरो के बराबर मान लेंगे, और ये के कहाँ चला जाएगा, जीरो में, फिर इस के का कोई अस्तित्व रहता नहीं है, और डायरेक्ट डायरेक्ट हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू जो है वो निकलती हुई चली जाती हैं। तब भी हमारे पास आते फॉर्मूले यही दोनों, यही दोनों। अच्छा अब बात सुनो, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, कितना आया, माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया, सी अपॉन ए। अच्छा कल भी तो हमने लोगों ने लिखी थी वैल्यू, कल हमने क्या लिखना थे, कल हमने फॉर्मूला लिखा था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। कल लिखा था हम लोगों ने, कल लिखा था हमने, कल लिखा था। अब बात सुनो, तो हमने तुमसे क्या कहा था, हमने कहा था अल्फा के साथ तो दे दो प्लस का साइन, है ना, और बीटा के साथ दे दो माइनस का साइन, हाँ बोला था, बिल्कुल सही बात है, और बीटा के साथ हमने दे दिया माइनस का साइन। आज की क्लास थोड़ी सी हार्ड होने वाली है क्योंकि ये अलग चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी नाइन्थ में आई है इसको पार्ट, ठीक है ना, तो इस वजह से कल टॉपिक हमने पढ़ाया तो हमने कहा एक ही बार में पूरा खत्म कर दिया जाए, है ना। अब बात सुनो, ये देखो अल्फा ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, माइनस का बी प्लस और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, और बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब बात सुनो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, माइनस का बी अपॉन ए आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का बी अपॉन ए। अगर मैं इन दोनों को भी अगर जोड़ें, इन दोनों को अगर हम जोड़ें अल्फा प्लस बीटा, तब भी तो माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वेशन की हम कर रहे हैं, तो देखते हैं, देखो ध्यान दो, लाइक टर्म्स हैं, लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, और जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो डिनोमिनेटर में केवल वही लिखते हैं और ऊपर के वैसे जोड़ देते हैं, ध्यान समझियो, ठीक है। तो बात सुनो, जैसे ही ऊपर ऊपर जोड़ियो, जो प्लस वालू माइनस वालू कट जाइए, हाँ या ना, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का बी और माइनस का बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2b। समझ रहे हो ना, ध्यान देना। इसको देखो एक बार हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, समझो फिर दोबारा, अल्फा प्लस बीटा अलग से दिखाते हैं, अलग कलर, ठीक ना, ध्यान दो। एक बार हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, ध्यान देना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन में तो यही आने वाला है,
अपन में तो यही आने वाला है, और ऊपर वाले वैसे के ही वैसे जुड़ेंगे। तो देखो इस अंडर रूट वाले जो प्लस वाला पार्ट है भाई माइनस वाला सेम दिख रहा है, कट जाएगा। तो माइनस का बी और माइनस का बी क्या बन जाएगा, माइनस का टू बी। टू से टू कट गया तो कितना बचा, माइनस का बी अपॉन ए। आया भाई, आया भाई। ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब तुम्हें नहीं दिख रहा, ये देखो ध्यान दो, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिख रहा, दिख रहा है, देखो ए, ये पूरा वाला देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो जो ए है इसको हमने पूरे को मान लिया ए, और इसको मान लिया बी, और इसको ए मान लिया, इसको भी मान लिया। तो ऊपर लिखा है ए प्लस बी और नीचे लिखा है ए माइनस बी, लिखा है। और जैसे तुम इन तुम्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। जैसे ही तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिला, ध्यान देना, तो ये माइनस का बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और फिर अंदर वाले स्क्वायर स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो अंदर क्या बनेगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का फोर ए सी। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपन में क्या चल रहा है, टू ए इंटू टू ए, क्योंकि इसका भी टू है इसका भी टू है। अब सुनो, ये देखो कट गया, कट गया। अब नए स्टेप पे लिखोगे तुम क्या, फोर ए सी अपॉन में फोर ए स्क्वायर लिखोगे। देखो इस चार से ये चार कटा, इस ए से ये वाला पार्ट कटा, तो कितना बचा, सी अपॉन ए। और ये हमारा क्या आया, देखो यही आया था, यही आया था। तो पूरी चीज़ें जो है हमने वो इसमें, यानी कि जितना भी हमारे पास पार्ट बन सकता था वो भी हमने ख़त्म कर लिया, कल ही खत्म कर दिया था उसका बेसिक हमने पिछली वाली क्लास में ही, ठीक है ना, पिछली वाली क्लास में ही खत्म कर दिया। आज जो रह गया था छोटी छोटी बातें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए, यानी कि इसमें वर्सेस करा दिया हमने। क्यों करा दिया, क्योंकि एक ही बार में ये सारी चीज़ें जो है वो खत्म हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इसमें एक पार्ट और बचता है, एक पार्ट और बचता है लास्ट, और वही लास्ट पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेशन के लिए या पॉलीनोमियल के लिए, है ना। वैसे इक्वेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो कौन सा है, इस अंडर रूट के अंदर एक चीज़ आ रही है, देख रहे हो, इस अंडर रूट के अंदर एक चीज़ आ रही है, क्या आ रही है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसे हम लोग इक्वेशन वाले पार्ट में, क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन में हम लोग इसको एक नाम दिया है, इसको क्या नाम दिया है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दिया इसका, क्या नाम दिया, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर, है ना। इसका एक, और ये लास्ट टैब रह गया, और बस फिर इसके बाद ये टॉपिक जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारी पूरी कक्षा जो है वो खत्म, ठीक है ना। अब बात सुनो, यहाँ पे देखो इसको हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, बस। अब बात सुनो, ध्यान दो, हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, हमने फॉर्मूले लिख दिया। ये फॉर्मूला क्या था, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हिंदी में बोलते हैं द्विघाती सूत्र, या फिर हम इसको नाम जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से। और हमने यहाँ पे ये क्या होते हैं इनके जीरोज या रूट्स, ठीक है। अब बात सुनो, हमने तुम्हें क्या कहा कि इसमें एक पार्ट रह गया, वो कौन सा पार्ट रह गया, कौन सा रह गया, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्त कर, विविक्त कर। अच्छा इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, जैसे अभी हमने सही दर्जा सूत्र पढ़ा, इसका यूज क्या था, जीरोज या रूट्स को फाइंड करने में। कब, जब फैक्टर कट भी जाएं या फैक्टर ना कटें, तब भी हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो जीरोज जो हैं उसके, चाहे वो रियल आए चाहे इमेजिनरी आए, सब में हम लोग फॉर्मूले को लगा सकते हैं। लेकिन इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज जो है वो हमें बताता है, देखो हमें क्या कहता है, ये हमें प्रकृति देता है, किसकी, नेचर ऑफ जीरोज, जीरोज या रूट्स, ठीक है ना। ये हम लोगों को क्या करता है, ये हमें उसकी प्रकृति बताता है कि उसके जो जीरोज निकलेंगे ना वो कैसे होंगे, उसके जो जीरोज होंगे वो कैसे नहीं, हाँ उनका स्वभाव कैसा है, यानी कि वो कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, इस प्रकार की वाली बात होती है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ जीरोज या रूट्स बोलता है, हिल देखो ध्यान दो। तो हम लोग देखो यहाँ पे, यानी कि हम लोग कहेंगे शून्यकों की, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, शून्यकों या मूलों की प्रकृति, ये हमें इसका काम करता है। इसके लिए तीन कंडीशन बनती हैं, और वो तीन कंडीशन कौन सी बनती हैं, देखो ध्यान दो, वो तीन कंडीशन क्या बनती हैं। अच्छा इसको ध्यान दो, इस डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग शॉर्ट में डी से जानते हैं, किससे जानते हैं, डी से। और इस डी का वो होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी, फोर ए सी। तो बात सुनो, जब तुम अगर ये पूरा ना याद कर पाओ, ये पूरा ना याद कर पाओ, तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए। क्यों, क्योंकि डी तो हमने अभी पढ़ ही लिया, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बात तो वही लिखी है, ठीक है ना। तो हम लोग डी भी बोल सकते हैं, अगर पूरा इतना बड़ा ना बोल पाओ, वैसे ये तो पता ही होना चाहिए फिर कि डी होता क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, ठीक है ना। अब देखो बात सुनो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। यहाँ पे एक चीज़ सुनो, अगर हमने तुमसे कहा कि ए जो है लेस देन जीरो, ए जो है वो लेस देन जीरो, तो तुम्हें केवल यही दिखता है केवल लेस देन जीरो। लेकिन अगर इसको हम लोग और भी देखें तो ये जो है वो, इसका मतलब होता है कि ए जो है वो नेगेटिव है,
जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा क्या होगा, फिर हमारे पास नेगेटिव ही नंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब बात सुनो, अगर हमने कहा ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, और इज़ ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा, ए जो है वो बिलोंग करेगा पॉजिटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे भी इस चीज़ को यूज करेंगे। तो देखो क्या, जब हमारे पास डी जो है वो कैसा हो, बड़ा हो जीरो से, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन हमारे पास, जब डी बराबर हो जीरो के, हाँ। और तीसरी कंडीशन हमारे पास डी जो है नेगेटिव हो, यानी कि छोटी हो, यानी कि जीरो से छोटी का मतलब नेगेटिव हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो अब देखो बात सुनो, तो देखो जब हमारे पास इन दोनों ही कंडीशन में जो रूट्स है ना, इन दोनों ही कंडीशन में जो रूट्स हैं वो कैसे, जीरो रूट्स या जीरो जो हैं वो रियल पाए जाएंगे। यहाँ पे ना लिखें, इधर ना लिखें, ठीक है ना, इधर लिख लो, इन्हें इधर साइड लिख लेते हैं हम लोग। इन दोनों ही कंडीशन में, चाहे डी पॉजिटिव हो, चाहे डी डी कैसी हो, बराबर हो जीरो के, तो यानी कि इन दोनों ही कंडीशन में जो जीरोज होंगे या रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स या जीरो जो होंगे वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल, यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक है ना, वास्तविक है, होता है ऐसा थोड़ा सा, है ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ी सी आज की क्लास को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तभी काम चल पाएगा, ठीक है ना, है ना। अब बात सुनो, हमने तुमसे क्या कहा, हमने तुमसे कहा कि यानी कि यहाँ पे क्या है कि जब डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, या डी जो है वो बराबर हो जीरो के, तब दोनों ही कंडीशन में जो जीरोज हो या रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। लेकिन अगर डी जो है वो नेगेटिव हो गया, डी जो है वो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे या जीरोज होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। कैसे होंगे, इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक। कैसे होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक होंगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें और भी चीज़ें तुम्हें सीखने के लिए मिलेंगी। देखो क्या होगा, अब ध्यान दो, डी ग्रेटर देन जीरो है, रियल तो होंगे, लेकिन रियल के साथ साथ वो डिस्टिंक्टिव भी होंगे। डिस्टिंक्ट, हाँ, अलग अलग, भिन्न भिन्न, अलग अलग, भिन्न भिन्न, यानी कि जो दोनों जीरो से निकलेंगे ना तो वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे, है ना। अगर एक माइनस में है तो एक प्लस में हो गया, या एक एक बटे दो आ गया तो दूसरा तीन बटे चार आ रहा है, मतलब वो अलग अलग होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे डी बराबर जीरो है ना, तो उसके रियल रियल जो है वो रूट्स होंगे रियल, लेकिन उनके जो वो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि समान, इक्वल हैं वो कैसे होंगे, समान। और यहाँ ही ध्यान दे दो कि जब डी बराबर जीरो तभी होगा, डी बराबर जीरो तभी होगा जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हाँ, तभी वो सेम आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, यानी कि एक स्क्वायर नंबर बनेगा पूरा, है ना। जैसे हमारे पास हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो दोनों के हैं तो ए प्लस बी दो में तोड़ लेंगे, तो इसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन बी ए, और इसकी वैल्यू कितने आएगी, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि इस प्रकार का फॉर्म, ठीक है। अब बात सुनो, इस वाले में आ जाओ, इस वाले में आ जाओ, जब डी लेस देन जीरो है तो इस वाली कंडीशन में कैसे होंगे रूट्स, इमेजिनरी, लेकिन इस इमेजिनरी के साथ हमारे पास होंगे कौन से रूट्स, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, और जैसे हम लोग बोलते हैं संयुग्मी। और नहीं मालूम है तो हम लोगों ने वीडियोज़ भी शूट किया था, है ना, संयुग्मी वाला, है ना, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन, जो तुम्हारी बेसिक नंबर क्लास टू है, बेसिक नंबर क्लास हमने बताया था ना, देख लेना, है ना। तो उसमें, और उसकी लिंक भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डली होगी, ठीक ना। तो कॉन्जुगेट संयुग्मी, ठीक है, संयुग्मी हो गया। तो अब बात सुनो, यानी कि यहाँ पे क्या संयुग्मी क्या होता है, अगर ए एक जो है प्लस में है तो दूसरा किस में होगा, माइनस में। जैसे मान लो ए प्लस आयोटा बी, तो दूसरा होगा ए माइनस आयोटा बी, इस प्रकार के फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। आई बात समझे। तो इस प्रकार से हमने तुम्हें समझाया कि यानी कि डिस्क्रिमिनेंट भी है तो वो किस प्रकार से जो है वो निकल के आएगा। अब बात सुनो, तुम्हें दिख रहा है कि डी इज़ ग्रेटर देन जीरो है, डी इज़ ग्रेटर देन जीरो है, और इस ग्रेटर देन जीरो में भी दो कंडीशन बन सकती हैं, इस ग्रेटर देन जीरो में भी दो कंडीशन बन सकती हैं। कैसी, कैसी, अगर हमारे पास मान लो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, ध्यान देना, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, है ना। अंदर ही, जैसे हमारे पास अंदर मिल गया मान लो 121, तो 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो वो रूट से बाहर निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो ऐसी वाली कंडीशन में हमारे पास जो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, समझना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, तो वहाँ पे जो कंडीशन है ना, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया तो वो बाहर निकल आएगा, और बाहर निकलने के बाद वो ये हमेशा जो उसके रूट्स होंगे, रूट्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे, रेशनल, क्योंकि परिमेय संख्या मिलेंगी फिर हमें, क्योंकि जब तुम इसे सॉल्व भी कर लोगे। और बात सुनो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ तो वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, और नहीं निकल पाया तो अंडर रूट वाली संख्या रह जाएंगी, और जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाती उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमने ऐसे लिख दे रहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, यानी कि अपरिमेय, अपरिमेय।
और बाई चांस अगर उसी रूट्स में अगर नेगेटिव आ गया, इस वाली कंडीशन में आएगा, इस वाली कंडीशन में आएगा कि जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव हुआ स्क्वायर रूट के अंदर, तो वैसे ही वो वाली संख्या किस में हो जाती हैं, इमेजिनरी हो जाती हैं। वो संख्या कैसी हो जाती है, इमेजिनरी हो जाती है ना। और उसमें माइनस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल, माइनस के लिए क्या यूज करते हैं, आयोटा। क्या यूज करते हैं, आयोटा। कल बताया था ना, अंडर रूट 8 वाले को हमने लोगों ने तेड़ दिया था, 8 और आयोटा अलग कर दिया था, है ना, उस माइनस के लिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारे पास थी, ये इसका लास्ट पार्ट था। हाँ ये आयोटा वगैरह, हाँ ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि जो हमें सिंबल दे रखे हैं कुछ कुछ, है ना। ठीक है, ये वाली बात है, तो समझे। ये वाले जो पार्ट है थोड़ा सा अलग था, है ना। हम लोगों ने क्या है कि खत्म भी हो गया टॉपिक, और इससे हमारे पास जो है वो, हाँ इसका यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्सेस क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन था, वो पूरा पार्ट जो है वो खत्म हो गया।